डिस्कस किया था। मार्केट एक्चुअली वहीं पे है, कहीं गया नहीं है। और जो कल बात अपन ने की थी वो थोड़ा-सा अफ़र्मेटिव है कि मार्केट इज़ प्लेइंग इन अ रेंज, तो उस रेंज को कैसे स्मार्टली प्ले करना है, वो अपने को अपना स्किल थोड़ा-सा अच्छे से पॉलिश करना पड़ेगा, तो अपन इस मार्केट में भी अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो अभी तो यही है, रेंजेस भी सारी कल वाली है। अभी कुछ मतलब आज तो मार्केट में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई रेंज ऊपर ब्रेक हुई या नीचे ब्रेक हुई हो। पॉजिटिव चीज जो है मार्केट में वो ये है कि मार्केट इज शोइंग स्ट्रेंथ। अभी नीचे गिरने का इतना नहीं लग रहा है, बट देखिए वो तो भरोसा नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है। बट ये है कि 16,400 विल बी अ वेरी क्रूशियल लेवल, एंड ऑन द डाउन साइड उसके नीचे मार्केट जरूर कमजोर लगता है। एंड ऑन द अप साइड 16,700 यहाँ पे आके मार्केट एक बार रुकता है। एंड अगर उसको अच्छे से क्रॉस करता है डिसाइसिवली, तो वी कैन गो टू 17,100। और बैंक निफ्टी में भी सेम वही है, 35,000 इज प्रोटेक्टिंग वेरी वेल। एंड जहाँ अच्छी स्ट्रेंथ आएगी वो 36,000 के ऊपर ही आएगी। तो बेसिकली ब्रॉडर व्यू तो मार्केट में यही रहेगा। रवि भाई, इफ यू कैन ऐड टू समथिंग। एक और चीज उसमें, आज परसों मतलब वेडनेसडे मॉर्निंग आरबीआई का डिसीजन भी है, तो कल कोई भी पोजीशन कैरी करो तो सोच समझ के करना, क्योंकि 0.04% मतलब ऑलमोस्ट 0.5% का रेट इंक्रीज पकड़ के चल रहा है मार्केट। अगर कुछ सरप्राइज नहीं आता है, पॉलिसी में कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं गवर्नर साहब, 12 बजे उनका शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जनरली, अगर कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते तो मार्केट को कुछ सरप्राइज नहीं देता है, तो मार्केट को जो करना होगा करके आ जाएगा। मतलब क्योंकि मार्केट 350 पॉइंट की ऊपर नीचे की रेंज में जमा हुआ, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर नीचे की रेंज में, कौन सी डायरेक्शन में रेंज तोड़ेगा पता नहीं। 9% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है आज, 9% ओपन इंटरेस्ट हैव बीन एडेड और निफ्टी इटसेल्फ। Now it is very tough to say which direction it will break. Simple is, नितेश भाई का भी एक ट्वीट आया था, नितेश भाई ने मैसेज किया, इसमें उन्होंने सिंपल लिखा कि आज का वीवैप होल्ड करता है। आज का वीवैप कैसे पता करोगे? जाके कोई भी ऐप में देखोगे, अपने सॉफ्टवेयर में देखोगे, कल सुबह भी देख लोगे चलेगा। आज का अगर वीवैप होल्ड करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो बहुत अच्छा है, आज का वीवैप तोड़ के मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो खराब है। एटलीस्ट उसको 15-20 मिनट ऑब्जर्व करके देखो कि होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा वो वीवैप का लेवल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एज ऑफ नाउ। डॉक्टर साहब कहाँ गए? सर कल भी बोला था कि मार्केट साइडवेज ही है, एक रेंज में ही घूम रहा है, तो मेरे ख्याल से ट्रिगर पॉइंट परसों जो आरबीआई की पॉलिसी है उसके बाद कुछ ट्रिगर पॉइंट आए तो अच्छा ही है, क्योंकि आप देखेंगे तो ऊपर में भी एक लिमिटेड अपसाइड है, नीचे में भी लिमिटेड डाउनसाइड ही है। तो कुछ करने जैसा तो था नहीं, आज दिन भर तो बुद्धू के जैसे बैठे ही थे। और बैंक निफ्टी भी वहीं घूम रहा है ऑलमोस्ट 35,400 के आसपास, वहां पे भी कुछ खास ऐसा था नहीं, आज दिन भर तो कुछ किया ही नहीं। देन एक रिलायंस में ऐसी उम्मीद है कि कल शायद ऊपर की टाइप फटे, क्योंकि आज उसने एक इनसाइड बार बनाया है, तो डबल टॉप जो उसको आप बोल सकते हैं, बट नॉट लाइक दैट। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है रिलायंस का स्ट्रांग ही है। बाकी तो कुछ खास था नहीं आज सर बाजार में। कैश के कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स थे, वो आनंद ने भी बताया था, एल्कॉन इंजीनियरिंग है, वो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, अगर किसी को चाहिए तो उसका चार्ट देख सकता है। एक मेट्रोपोलिस जो है, मेट्रोपोलिस नीचे से थोड़ा सा रिकवरी के साइंस दिखा रहा है, क्योंकि बहुत भी। एक और इससे पहले कौन सा स्टॉक बोले थे? मेरा शायद 1 मिनट के लिए कट गया था, आप दिख नहीं रहे थे। एल्कॉन इंजीनियरिंग। एलिकॉन, ओके। हाँ, एक मेट्रोपोलिस है जो नीचे से एक रिकवरी के साइन दे रहा है, बट आज वहां पे भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी, तो वो एक थोड़ा सा ठीक लग रहा है स्ट्रक्चर से। अगर नीचे किसी को लगता है कि लिमिटेड डाउनसाइड है वहां पे, ऐसा दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि पैथोलॉजी जो डायग्नोस्टिक्स हैं वो काफी पिटे हुए हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग और या एक रिलीफ रैली बोल सकते हैं, और वहां पे एक अच्छा मूव बन सकता है। आईटी स्टॉक्स आज भी इन्फोसिस ने एक अच्छा स्ट्रक्चर मींस मूव दिया है, तो आई एम बुलिश ऑन आईटी, क्योंकि एक वीकली एक हैमर सा नीचे एक वीक बना के वो पिछले हफ्ते ऊपर चले हैं, तो ऐसा लगता है कि आईटी एक चलेगा।
बाकी स्टॉक स्पेसिफिक में कुछ खास था नहीं सर। इंडेक्स तो साइडवेज है, रिलायंस में बुलिश है और बस इतना ही है मेरे हिसाब से, तो बाकी तो कुछ नहीं है। रवि भाई, उसमें क्या मैं थोड़ा सा लास्ट वीक से थोड़ा सा एग्रेसिव आईटी पे आके रोज स्पेसेस पे ये बोलता हूँ, क्योंकि आईटी अच्छा रिटर्न देगा अभी भी आने वाले टाइम में। थोड़ा बहुत जी। शॉर्ट टर्म में कुछ पेन हो सकता है, बट बट ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बॉटम फॉर्मेशन हो गया आईटी में। यस और एब्सोल्युटली। जो वैल्यूएशन अभी है स्टॉक्स की, वो हाँ मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले टाइम में वो हाँ प्राइजेस, स्पेशली हाँ, इन अ शॉर्ट टर्म, मैं मतलब लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट जी में तो जी कुछ भी जी। हो सकता है, पर हाँ ऐसे 3 से 6 प्राइजेस। महीने का अगर नजेरा रखते हैं तो डेफिनेटली इन्फोसिस कैन बी अ गुड बेट। वहाँ हाई से एक 30-40% का करेक्शन हो गया है, तो एक अच्छी बेट हो सकती है। बाकी मिड कैप आईटी में ट्रैक अभी तो नहीं कर रहा हूँ, बट इन्फोसिस में मेरी पोजीशन है, तो एक अच्छी बेट। आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू। और एक चीज बोल रहा था मैं, अभी भूल गया क्या बोल रहा था, पता नहीं। बस एक आईटी सेक्टर थोड़ा सा एक रिलीफ रैली में ऊपर आ सकता है, बस इतना ही है सर। हाँ एक्सिस बैंक, राइट राइट राइट। एक्सिस बैंक का स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो 670 के नीचे अगर क्लोज दे देता है ना सर, अभी 675 के आसपास था, तो मैंने एक शॉर्ट अटेम्प्ट किया था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। तो 670 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर आता है तो एक अच्छा शॉर्ट बेट बन सकता है। तो वहां पे एक कोई अगर नेकेड कॉल पुट भी कैरी कर सकता है या फिर स्प्रेड बना सकता है। So this can be a good trading bet. Axis Bank short below 670 with a stop loss of मैंने एक्चुअली स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा लिया था, लेकिन थोड़ा सा पोजिशनली लेंगे तो 699.30 का जो अभी स्विंग हाई बनाया था उसने, वो डॉक्टर साहब इंग्लिश में हाँ एक्सिस बैंक कैन बी अ शॉर्ट बेट बिलो 670 on closing basis with a stop loss of 700, राउंड फिगर जैसा हमेशा सर बोलते हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज इट विल बी 699.80। सो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल हो सकता है, सो वन कैन लुक एट एक्सिस बैंक आल्सो। जी सर, थैंक यू। एग्रीड एग्रीड रवि भाई, एक्सिस बैंक पूरे बैंकिंग इसमें सबसे वीक दिख रहा है अभी तो। और अगर कुछ भी ऐसा मार्केट में रिबाउंड आता है तो एक्सिस ही सबसे पहले लुटिया डुबाने वाला हो सकता है। बिल्कुल एग्री है इसमें। और जो अच्छे बैंकिंग में दो तीन स्टॉक लग रहे हैं उसमें ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक होल्ड कर रहा है 1380 1375 लेवल्स, और वो 1410 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक बार वहाँ अच्छा सा 1410 के ऊपर अच्छा सा अगर ब्रेकआउट देके और सस्टेन करता है तो एचडीएफसी बैंक अच्छा रिटर्न दे सकता है। एंड सेम कोटेक के बारे में भी यही है। कोटेक इज ऑल्सो होल्डिंग ऑन वेरी वेल। तो ये दो बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं। Yes, अनुवेशी, या अन्वेशी इज फादर, सॉरी आई डोंट गेट योर नेम। बताइए सर, क्या बोलना चाह रहे हाँ सर, अभी तो मार्केट अपने को सबको ही पता है साइड वे मार्केट चल रहा है, तो मार्केट में पोजीशन कैरी करना या उसके बेसिस पे अपना व्यू बनाना इंट्रा के अंदर बहुत पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल टाइम है कि अपना क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो अपना स्टॉप लॉस है या लेवल्स है उसको फॉलो करके उसके बेसिस पे अपने को काम करने का है, तो वही सभी भी चल रहा है मार्केट में। और जैसे अपने अभी बात की एलिकॉन, इट्स ना, आप इसको अगर मैं मेरा पर्सनल व्यू है, आई एम नॉट जस्ट इम्पोजिंग माई व्यू टू अदर्स, इससे स्टोरी बेस्ड प्ले, इसको आप चार्ट पे मत बांधिए। ऑलरेडी मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने कितना बनाया कि किसी और ने कितना बनाया कि आपने कब रिकमेंड किया, जस्ट स्टोरी प्ले, फाइंड इट आउट द फंडामेंटल्स। बिकॉज मैं वैसे टेक्निकल की हम लोग डिस्कस करते हैं फंडामेंटल्स को, उसके साथ में टेक्निकल को अलाइन करते हैं, बट हम लोगों को जो स्टॉक मल्टी बैगर्स होते हैं ना उनको स्टोरी के साथ में प्ले करना होता है। अगर इफ यू गिव मी 1 मिनट आई कैन प्ले वन स्टोरी, जहां मैं बताऊंगा कि मेरे को मेरे क्लाइंट ने या मेरे किसी कस्टमर ने या मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे को कब स्लैप किया, और उसके बाद मैंने सीखा कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है। हम किसी को कुछ ऐसा ही नहीं बोल सकते। इफ यू गिव मी 1 मिनट आई वुड लाइक टू टेल वन स्टोरी। सर, नोबडी इज इंटरप्टिंग यू, आप बताइए ना। सर मैं 2005 में एक ब्रोकिंग फर्म में काम करता था। सो कहीं से मेरे पास जिसे कहते हैं ना कि सो कॉल्ड टिप आई, टिप, वी ऑल नो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टिप। कहीं से टिप आई कि साहब ये पर्टिकुलर स्टॉक बाई कर लो, ये अपर सर्किट मारेगा।
जब स्टॉक 2% 3% चल रहा था, 20% का अपर सर्किट का लेवल था, मुझे पता है कि 20% यहाँ होता है, ये मारेगा ऊपर। तो मेरे क्लाइंट से किसी ने मेरे क्लाइंट ने पूछ लिया कि कंपनी करती क्या है। स्टॉक का नाम था पेज इंडस्ट्री। मैंने बोल दिया पेज का मतलब यार कंपनी पेपर बनाती होगी, कपड़ा मतलब नोटबुक बनाती होगी, पेपर बनाती होगी। मैंने कहा सर पेपर बनाती है, आप बाय कर लो। 15 मिनट बाद स्टॉक क्लाइंट ने फोन मतलब स्टॉक बाई नहीं किया। मैंने कहा सर फोन रख दो, मेरे को 10 क्लाइंट को फोन करना है। मतलब उस टाइम पे हम सब लोग, आप समझो नौकरी करने वाले बंदे का काम ही होता है ना दलाली बनाने का। 10 मिनट बाद मेरे क्लाइंट का फोन आया, तब तक स्टॉक ऊपर का सर्किट मार चुका था। अब वो टिप कहीं से भी आई, उससे आई एम नॉट डोंट बॉदर। मेरे क्लाइंट ने बोला कि दिवाकर, मतलब मेरा माय नेम इज दिवाकर, आप किसी को वो स्टॉक रिकमेंड मत करो जिसके बारे में आपको नहीं पता है। सो देन दैट डेज मतलब ही स्लैप्ड माय फेस कि आप किसी को झूठ नहीं बोल सकते कि कंपनी पेपर बनाती है, वो कंपनी चड्डी बनियान बनाती है। एग्जैक्टली मीनिंग आई एम सेइंग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट company was in the making of undergarments. Then I start my analysis, and I personally own Page Industry from 330 levels. Still I am holding because it's a story based play. Elecon is like a story based play. So आप किसी स्टॉक्स को मतलब आई अंडरस्टैंड कि आप लोग पिक करते हो, सेल करते हो, बाय करते हो, उसमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का रोल होता है। बट कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनको हमको स्टोरी बेस के ऊपर प्ले करना होता है, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो मार्केट अभी जो रेंज बाउंड में है, स्टिल आई बिलीव इट्स अ बुल मार्केट करेक्टिव मोड। स्टिल वी डू नॉट क्लोज बिलो 14,000 इन निफ्टी। हम लोग बुल मार्केट के करेक्टिव मोड में है जब तक हम 14,000 के नीचे। लेकिन तब तक कितने ट्रेडर, कितने इन्वेस्टर साफ हो जाएंगे वो एक अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि हमारे मार्केट में ऐसा होता है। देखिए दिवाकर भाई, आपने वही बनना। देखिए ऐसा अभी आपने, आपका व्यू बिल्कुल करेक्ट है, आपने आपकी स्टडी है, आपने जो लेवल दिया, पर थोड़े से रियलिस्टिक लेवल अगर अभी अपन बात करके छोटे लेवल की बात करके चले, बिल्कुल क्योंकि सर, मैं काफी छोटे लेवल काफी सारे, मैं हाँ, बिल्कुल तो मैं आप बिल्कुल उसको अगर छोटे लेवल की बात करूँ ना। आप एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए सर। आप जरूर अपना अल्टीमेट लेवल दे दीजिए, पर उसको ब्रेक कर दीजिए सर कि मेरा पहला लेवल 15,800 है, मेरा दूसरा लेवल 15,200 है, फिर मेरा अल्टीमेट लेवल 14,000 है। तो वो बात थोड़ी सी समझ में आती है। आप सीधा बिल्कुल 14,000 मैं की सर, बात करेंगे तो बिल्कुल फिर वो अनरियलिस्टिक है। मैं उसी बात पे आ रहा था। मेरा पहला जो अल्टीमेट लेवल है ना, जिसके आगे मैं अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को छोड़ दूंगा, मतलब लॉन्ग साइड में, वो है 16,245। हाँ बताइए सर। आप ऐसी बात करेंगे तो सब सुनेंगे ना। आप सीधा 14,000 की बात करेंगे तो थोड़ा सुनना नहीं, मुश्किल मैं होगा। 16,245 के नीचे अपना पोजीशन छोड़ दूंगा, मतलब ट्रेडिंग पोजीशंस। मैं अपनी ट्रेडिंग पोजीशन छोड़ दूंगा, वो कि चाहे वो किसी भी सेक्टर में एक्स वाई जेड में हो, क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग से पैसा कमाना है। ठीक है, मैं अपनी ट्रेडिंग पोजीशन छोड़ दूंगा। इन्वेस्टमेंट पोजीशंस को अपने को उसमें लॉन्ग टर्म व्यू होता है, तो उसको नहीं छोड़ सकते हम लोग। लेकिन मैं ट्रेडिंग पोजीशन 16,245 के ऊपर छोड़ दूंगा। एग्रेसिव लॉन्ग 17,000 सॉरी 16,765 16,765 के ऊपर जिस दिन क्लोज आ गया, मेरे को अपने ट्रेडिंग पोजीशन को 25% से और बढ़ाना है। वो सेक्टर वाइज आई विल डिसाइड बेस्ड ऑन द परफॉर्मिंग सेक्टर और स्टॉक्स। वो मैं उसके उस लेवल के ऊपर डिसाइड करूंगा। लेकिन 16,765 के ऊपर जिस दिन क्लोज आ जाएगा, मैं अपनी पोजीशन को 25-30% तक बढ़ा लूंगा। लेकिन टिल टाइम 16,245 से लेके 16,750 760 आप एग्जैक्टली 500 पॉइंट की रेंज में मेरे को मार्केट के में कोई पोजीशन ट्रेडिंग की कैरी नहीं करनी है। आई विल प्ले विद द मार्केट द ट्रेंड। मार्केट अगर नीचे खुला है मेरे लेवल के आसपास, अगर सपोर्ट लेवल के आसपास खुला है तो मेरे को बाई करना है। हायर लेवल पे जाए तो मेरे को छोड़ना है। शॉर्ट करना है कि नहीं करना, वो मार्केट कंडीशन हो, मार्केट ब्रेथ और मार्केट का एनालिसिस के बेस पे। ब्रदर मेरा बोलना वही था ना। यू आर टेलिंग अ रेंज ऑफ 500 पॉइंट्स, 16,250 समथिंग एंड 16,750 समथिंग, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट 14,000। सो देखिए बात ऐसी है, आप रियलिस्टिक चीजें बोल के देखेंगे तो सुनने में भी मजा आएगा, हम लोगों को भी मजा आएगा। आप सर एक छोटे छोटे मैं टारगेट, वही कह रहा हूँ। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में क्या होता है कि 12,000 निफ्टी आ जाएगी। मैं ट्रेडर हूँ,
मेरे को 12,000 से मतलब ही नहीं है। मेरे को दिन में अगर 100 पॉइंट निफ्टी का मिल गया ना, अगर आप, अरे भाई साहब, अगर आप ट्रेडर है तो आपको 14,000 से भी मतलब नहीं होना चाहिए ना सर। मैंने अभी वही बोला ना, मेरे को तो नीचे के लेवल पे बाई करना है। मेरा स्टॉप लॉस नीचे का, मेरे जो स्टॉप लॉस है उससे 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, जो हायर लेवल है उससे 50 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है। दैट्स इट, सिंपल एज ए ट्रेडर। और इन्वेस्टर की बात करूंगा तो मेरे को फंडामेंटल्स पे जाना है, उसको टेक्निकल के साथ में अलाइन करना है। और लॉन्ग टर्म की बात करूंगा तो मेरे को स्टोरी प्ले करनी है। उस पर फिर मैं टेक्निकल नहीं देखूंगा कि ये स्टॉक इस लेवल पे बाई करना है, इस लेवल पे सेल करना है, नहीं। मेरे को स्टोरी प्ले करनी है। आज से 10 साल बाद हर आदमी मेरे स्टॉक के बारे में बात करे और मैं बोल सकूं प्राउडली, आई हैव दिस स्टॉक। Okay, sir. Point taken. So we'll move on to next speaker. अमित चौधरी जी यहाँ पे है। हाँ, अमित भाई बताइए। हेलो सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सर, मार्केट व्यू राइट नाउ बेरिश पहले से भी है। जब तक मेरा 17,200 के ऊपर ही मैं लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करूँगा। टिल देन शॉर्ट ऑन एवरी राइज। जब तक 16,640 के नीचे ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स लेवल, सॉरी स्पॉट लेवल, मैं इस पे कंटिन्यूअसली बेरिश रहूँगा। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक में मूव में पॉजिटिव जा सकता हूँ। अभी जैसे सर ने एक्सिस बैंक का एक स्टॉक पिक किया था डॉक्टर साहब ने, वो भी 700 के ऊपर बड़ा मुश्किल लगता निकलते हुए, तो मैं इसमें भी शॉर्टिंग की पोजीशन बिल्ड करने की मेरा प्लान है, पर आज अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। इट लुक्स गुड इन अ शॉर्ट साइड। बैंक निफ्टी में आज एक्चुअली सर क्या हुआ, मार्केट में दो तीन चीज़ें बड़ी कीनली मैंने ऑब्जर्व की थोड़ा सा। मतलब 16,600 के ऊपर मार्केट निकला, 20-22 पॉइंट तक ऊपर गया। निफ्टी में ठीक ठाक होता है यार 0.2%, फिर भी वहां पे सस्टेन नहीं हुआ और हर जंप के बाद उसमें एक सेलिंग आई, एक प्रेशर ऊपर से फील हुआ। सेम विद बैंक निफ्टी। तो ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर खींच करके कोई इसको डिस्ट्रीब्यूट ऊपर से कर रहा है या वॉट एवर, आई हैव नो आइडिया, पर वो कंफर्ट नहीं आ रहा था। 16,000 के ऊपर 16,600 निकलने के बाद भी, 16,600 निकलने के बाद भी एक कंफर्ट या एक रिलीफ नहीं फील हो रहा। तो दैट्स व्हाई वो कंफर्ट आया नहीं, जो एक्सपेक्टेड था। Anyways, every rise is the selling opportunity till now for me. Nifty, Bank Nifty both. Now I'm tracking the Bank Nifty as well. So the very clear cut level, 35,800, 900 precisely. It's a very solid resistance level, and below 35,200 it's a clear cut short for me. नीचे कहाँ तक जाएगा मेरे को कुछ पता नहीं है, पर हाँ 34,000 if it break, then definitely we can travel up to 32,000 somewhere, but below 35,200 somewhere I will be bearish on Bank Nifty as well. Banking stocks में उतना strength नजर नहीं आ रहा, so I have no clue for some long. अमित भाई, आपके लेवल्स जो आपने बताए वो ऊपर पे, अगर आपके लेवल्स तोड़ दिए तो ऊपर आप कहाँ तक देखते हैं? सर, बैंक निफ्टी में मेरे लिए जो ऊपर का लेवल है 36,570 प्रिसाइजली क्लोज्ड, उसके ऊपर बैंक निफ्टी विल बी बाय, एंड निफ्टी के लिए 17,200 प्रिसाइजली डेली क्लोज, उसके ऊपर बाय। उसके पहले आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी बाइंग अपॉर्चुनिटी एज ऑफ नाउ। तो आपने ये मतलब जो 16,750 जो भी अभी बोला था उसके नीचे आप बेरिश है, और नेक्स्ट आपने 17,200 का लेवल बताया, तो इस 500 पॉइंट में क्या करेंगे अमित भाई? बीच में अगर रहता है 16,660 से 17,240 के बीच में, आई विल सेल द ऑप्शंस एंड आई विल प्ले द साइडवेज मार्केट, क्योंकि वो फिबोनाची का 38.2 और 61.8 के बीच में है। आई ऑलवेज सर, मतलब मेरा अपना एक रूल है, मैं इस रूल को ऐसे ही प्ले करता हूँ। इस बीच में कभी भी बैंड में रहता है तो आई ऑलवेज लाइक टू प्ले द साइडवेज मार्केट, तो मैं वही करूंगा। इट इज़ माई ओन डेवलप्ड सिस्टम, जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। मुझे कंफर्ट लगता है, मुझे सुकून रहता है कि हाँ इस रेंज में है, आई एम फॉलोइंग माई रूल्स टू ट्रेड इन दैट। और बैंक निफ्टी के लिए वो लेवल है 36,570 ऊपर, 35,200 नीचे। इसके बीच में जब भी घूमता रहेगा कि 1,400 पॉइंट की रेंज है, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शॉर्ट बोथ द साइड्स एंड प्ले द स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल जो भी बनेगा वहां पे, आई विल प्ले द साइडवेज मार्केट। हमें 35,200 टूटता है। सॉरी सर, 35,200 टूटता है। यस सर। तूने बोला कि शॉर्ट करेंगे, ठीक है? यस तो 34,200 ब्रेक करने के बाद जब शॉर्ट करेंगे तो उसका स्टॉप क्या रखेंगे? और बैंक निफ्टी अगर हाँ उसका स्टॉप वो इम्पोर्टेंट है 36,200, मतलब 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस। हाँ सर, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस। हाँ, क्योंकि उसके लिए फिर मेरा जो रेंज नीचे का खुलता है, इट विल बी द फर्स्ट टारगेट विल बी 34,000।
बट वो कितने टाइम के लिए वेट करना है? 5 मिनट के लिए वेट करना है, आधी चार्ट नहीं में वेट सर, करना है सर कि नो सर, लॉन्ग पोजीशन एटलीस्ट फॉर 2 days 3 days मिनिमम। तो ईओडी पे 34,200 के नीचे क्लोज होना चाहिए, राइट? हाँ, डेली क्लोज और 35,200 के नीचे क्लोज। और सेम निफ्टी में क्या रहेगा? सर निफ्टी के लिए एक सेकंड सर, आई एम जस्ट टेलिंग द लेवल्स। निफ्टी स्पॉट सर ऑलरेडी उसके नीचे ट्रेड कर ही रहा है, इट इज बिलो 16,600 लेवल एंड आई एम कैरिंग द पुट्स, तो मैं उसमें शॉर्ट में हूँ। तो उसका स्टॉप क्या रहेगा? उसका स्टॉप अगर हमने रखा है 16,820। एब्सोल्युटली फेयर पॉइंट, एब्सोल्युटली फेयर पॉइंट। मतलब अगर आप में से कोई भी कुछ भी बोलता है ना, क्योंकि हम छोटे, देखो हम रोज स्पेस करते हैं ना, तो हमारा एक ही पर्पज रहता है कि हम सीधा या तो 25,000 की बात कर ले निफ्टी की, या निफ्टी 10,000 की बात कर ले। दैट डजंट मेक सेंस यार, क्योंकि कल वापस ट्रेड करना है। रियलिस्टिक टारगेट बोलते हैं ना, तो सब सुनने वालों को भी है ना, लगता है कि हाँ भाई ये ट्रेड किया जा सकता है, मेरे पास स्टॉप लॉस भी है, जिसने भी बताया। अब चलेगा नहीं चलेगा वो हमारे हाथ में नहीं, बट हमारे पास स्टॉप लॉस है कि अगर हम गलत हो गए तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट होता है, जो भी आके बोले ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तो फिर आप भगवान हो, फिर स्पेस में आपकी जरूरत ही नहीं है, आप अपना खुद का ट्रेड करके पैसा कमा लो। सो वी आर नॉट डिस्करेजिंग एनीवन, आवर ओनली एम इज कि वी शुड लुक फॉर शॉर्टर टारगेट्स, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। नेक्स्ट 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट भी चलो समझ में आता है, पर सीधा बात कर लेंगे नेक्स्ट 5,000 पॉइंट ऊपर 5,000 पॉइंट नीचे, दैट डजंट सर्व्स एनीवन्स पर्पस, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी फ्रैंक। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे मुझे नहीं मतलब फर्क पड़ता उससे, बट ये प्रैक्टिकल चीजें है लाइफ में कि हमें 500 पॉइंट का पता नहीं, हम बात करते हैं 5,000 पॉइंट की, ये तो जीरो हो जाएगा, नहीं ये खत्म हो जाएगा, ये यहाँ से रॉकेट हो जाएगा, और रॉकेट होगा तो सामने दिख जाएगा। तो एनीवन डोंट फील बैड कि अगर हम हिमांशु भी टोकता है ना, तो या डॉक्टर साहब भी टोकते हैं या चंदन आके टोकता है, तो एक ही पर्पज होता है कि भैया रियलिस्टिक बात करो, कल वापस टेस्ट कर लेंगे ना। कल लगेगा खराब है मार्केट तो आप ट्वीट कर देना, टैग कर देना मुझे, मैं रीट्वीट मार दूंगा, मुझे भी खराब लगेगा मैं ट्वीट मार दूंगा, तो भैया लग रहा है बाजार यहाँ से 1,000 पॉइंट गिर जाएगा, 1,000 पॉइंट चल जाएगा। तो रियलिस्टिक बात करेंगे ना तो सबको अच्छा लगेगा। आते ही अपन बात कर लेंगे बड़े बड़े टारगेट्स की, वो सेंसेशनलिज्म है और कुछ नहीं। कैरी ऑन अमित, सॉरी। No sir, that is my all the takes here, and stock specific long side में ICICI potential I am already having at the 530, उसके लिए मेरा target hold है। मेरा जो अभी stop loss है it is somewhere around the same of my cost, इसको मैं hold कर रहा हूँ for the target of 600। that is the only holding I am having now, and shorting के लिए opportunity find कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरी कोई भी long position hold नहीं है। that is my all take on this, thank you। थैंक यू अमित भाई। नटवर जी, हाँ नटवर जी बताइए आपका क्वेश्चन। आई थिंक ही इज नॉट हियर। डॉक्टर विनोद। चलिए दोनों भी, यानी भरत सांघवी जी। अमित माइक म्यूट कर लेना भाई, अमित माइक म्यूट कर लेना प्लीज। हाँ हाँ Good भरत जी evening, sir. बोलिए बोलिए। Good evening, everybody, sir. So I have a question. I have a query to ask. Yes, Sir, go can ahead, you sir. hear me? Go ahead, sir. Please go ahead. Yeah. Achha, I have a query on Laurus Lab. Can anyone give some highlights? Or I'm holding, and since last 3-4 months I'm selling for 600 call, and of course now I'm getting some good handsome gain. But now I think the counter looks weak for this. It's not closing above 600. So every time whatever call I have sold, of course I have got it whole in the, it's been credited, but now the counter is getting very weak, I think. So can anyone suggest me on the counter what's the situation and what should I do in future? I am not tracking this. Maybe Amit bhai, if you are tracking this. Amit, if you are sitting on system, can you check Laurus Lab please? Because I don't track that stock yet. Sir, I just need 1 minute to track. Just give me 1 minute, please. Okay. Yeah, sure. अब भरत जी थोड़ा And आपका है ना, if you could tell me the weakest counter RBL Bank. सर आरबीएल तो छोड़ दो ना, नहीं, मर just जाने दो। asking. नहीं सर, Yes, RBL sir. को I am having Laurus Lab on my chart. So, Okay. what is your entry price, sir?
Sir, I bought it around 560, and last 3 months I have been selling call for 625 rupees, and this month I have sold two calls, 600 and 580 both. Mm-hmm. So this is my position. For me, your stop loss should be 525 precisely. Below that, I think you should get out from all the ways, left, right, center. And the only Okay. strength will come if it will cross 612 on the upper side. Between that, there is no momentum in the counter. Okay. Yeah, so that's why I just keep on selling 600 calls, and till now I'm just fully getting utilized of that call. Sir, I cannot suggest any kind of a strategy at all. It's a personal thing. No, I'm just I'm telling you the just range telling at my all. That's what strategy. my view says. Thank you. अमित भाई No, ने आपको because लेवल once लेवल I think last month it has भरत broken भरत 525. In the भरत low, जी it has come to 570. भरत जी प्लीज, वो अमित जी ने आपको लेवल सजेस्ट कर दिया है, आपको कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस में Yeah. Thank you फॉलो very करना much. Thank you है very ना, much. तो उसको आप फॉलो करेंगे। उसके बाद जो रेस्ट है वो आपका कॉल है कि आपको वो फॉलो करना है या नहीं, या आपको कैसा करना है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। दूसरी बात, आरबीएल जैसे अमित ने बोला, तो आरबीएल अगर थोड़ा बहुत भी आपको नुकसान है तो आरबीएल में आप लॉस बुक करके जस्ट सिट ऑन साइडलाइंस और थोड़े अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। अभी तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, अच्छे भाव में मिल रहे हैं स्टॉक, अच्छे स्टॉक। No, in that actually in the I have sold today. I have shorted in that today in the end. नहीं, कारण होता है एक स्टॉक जो 2020 मार्च के लो से अगर नीचे ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल इंडिया बुल हाउसिंग है, फॉर एग्जांपल एक आरबीएल बैंक हो गया, ठीक है, तो उन स्टॉक्स में ना मतलब कुछ तो बहुत ही बेकार है, कुछ तो बहुत ही खराब। राइट। ठीक है, एक स्टॉक खड़ा है रिलायंस जैसा, एक स्टॉक खड़ा है अपना आईटीसी जैसा, एक स्टॉक अपना खड़ा है एमएनएम जैसा, जो अभी अपना 52 वीक हाई निफ्टी का तो यहाँ से भी 10% दूर है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, वो स्टॉक नया लाइफ हाई बना रहे हैं, हम उनको नहीं खरीदने जा रहे। मुझे नहीं पता कि हम क्यों नहीं 52 वीक हाई खरीदे रहे। जब मार्केट अगर ऊपर चला तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म करके जाएगी, और मार्केट गिरा तो रिलायंस हो सकता है उतना ना गिरे कंपैरेटिवली, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आई एम टॉकिंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ रुपीज। फॉर तो हो सकता है एमएनएम 2-5% गिर जाए, 10% भी गिर गया, या फॉर एग्जांपल आपका आईटीसी 5% गिर गया, तो ये उस टाइम है ना जब ये आरबीएल और ये इंडिया बुल है ना, इनकी जो पिटाई होगी वन साइड। मतलब अपने को है ना, चंदन नहीं है, वरना चंदन एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता है कि अपने को तो भीड़ में घुसना है, भीड़ में घुस के अपने को किसी को नहीं पीटना है, अपने को जाके जहाँ सब पब्लिक पीट रही है अपने को 2-4 घुसे लगा के निकल जाना है। बस उतना ही करना है हमें। पूरा मतलब नहीं है कि हमें 20 रुपए का मुंह है तो 20 का 20 खाना है, हमें उसमें से 10-15 रुपए भी मिल गए ना, खुश हो जाने का। 1000 पॉइंट के मुंह में अगर आप 60% मूव भी कैप्चर कर लिए ना, मोर देन इनफ। कोई 1000 पॉइंट कैप्चर हर मूव में नहीं कर पाएगा। हर 1000 पॉइंट मूव, फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स 1000 पॉइंट मूव है, आपको लगता है कि यार मैंने तो 400 पॉइंट मिस कर दिया, सबके मिस होते हैं। कोई दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं जो सारे 1000 के 1000 पॉइंट हमेशा ऊपर नीचे कैप्चर करता रहेगा। अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो मुझे बता देना, मैं पक्का उसको फॉलो करूंगा। मैं स्पेसेस बंद कर दूंगा, मैं सिर्फ उसी को रोज सुबह शाम मंदिर जाने की बजाय उसी सिस्टम की पूजा करूंगा। So Amit, we should take up the next question. Okay, thank you, sir. Okay. Yes, Krishnendu sir, go ahead with your question. Good evening. Hello. Sir, you are audible. Go ahead. You are audible. Go ahead with your question. मेरा सवाल है, ये एविएशन इंडस्ट्री का ऊपर कुछ अगर बताएं तो सही रहेगा, क्योंकि एक जेट एयरवेज वापस आ रहा है, एयर इंडिया एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो कुछ बताएं। गुड इवनिंग सर, विजेंद्र हियर। सर एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन था सर। एचडीएफसी बैंक 1520 से होल्ड करके बैठा हूँ मेरे भाई साहब विजय जी, अभी भी, मतलब एक क्वेश्चन और पेन बाकी है, या मतलब मुझे स्टॉप लॉस लगा कर निकल जाना? विजय म्यूट करोगे अपने आप को 2 मिनट के लिए? उनको मैंने म्यूट कर दिया, वो सुनेंगे, कोई बात नहीं। तो देखिए कृष्णेंद्र जी, मैं थोड़ा सा इसमें एक आपको रिप्लाई दे देता हूँ। एविएशन इज बेसिकली अ लॉस मेकिंग बिजनेस, ये तो आपको पता ही होगा। उसमें फायदा होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और अब जो कोविड टाइम्स में जो आ गया फॉल वो था, पर अभी पैसेंजर लोड बढ़ रहा है, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पर उसमें बहुत सारे फैक्टर है सर के फ्यूल प्राइसेस पे डिपेंड करता है,
और एक्चुअली जो आपकी कॉस्टिंग होती है पर सीट पर पैसेंजर की, उससे कम में आप सेल करते हैं अपनी सीट्स, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। और एयरलाइंस आएगी तो और कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा, प्राइजेस और एग्रेसिव होंगे। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म में तो एविएशन सेक्टर इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस। उसमें अगर कोई जैसे इंडिगो जैसे अच्छा आउट परफॉर्म करके जाता है, तो उसमें आपको हर चीज़ का एक ये करना पड़ेगा। पर लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से एविएशन से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। या समित, यू वांट टू ऐड समथिंग? ओके, पहले तो सब म्यूट कर लो खुद को। अगर एविएशन एक सवाल है इंडस्ट्री का बस। एक सेकंड कृष्ण, दो इफ आई कैन ठीक है, स्पीक ठीक है, just for 2 minutes. I won't take more than 2 ठीक है। minutes. If you go and check history of aviation sector, not in India, across the world, every year, मतलब हर साल 20 companies goes bankrupt in this sector itself. In this sector itself, 20 companies goes bankrupt. That is history of this sector. तो इस सेक्टर में है ना, पैसा बनाना बहुत टफ हो जाता है। एक्सेप्ट वन एयरलाइन विच इज कंसिस्टेंटली मेकिंग मनी, दैट इज बाय दिस कौन सा ये अपना ब्रेंसन का कौन सा कंपनी मंशु? ब्रेंसन का कौन सा कंपनी है? वर्जिन एटलांटिक। वर्जिन एटलांटिक के अलावा कोई इतना कंसिस्टेंटली रिटर्न नहीं कमा रहा है जितना वर्जिन एटलांटिक। तो वो एक्सेप्शन हो गया इस केस में। तो ओवरऑल एविएशन इंडस्ट्री में आप देखोगे ना, इंडिया में भी हर 5-6 साल में ना एक आध कंपनी उठ जाता है। अब जब से हमने थोड़ा बहुत भी समझना शुरू किया है, पहले कोई मोदी लुफ्ट हुआ करती थी, फिर सारा हुआ करती थी, फिर किंगफिशर हुआ करती थी, फिर जेट हुआ करती थी, उसके पहले और भी बहुत सारी कंपनियां थी, मुझे तो नाम भी याद नहीं अभी। तो सारी कंपनियां उठ गई, कोई नया आ गया, उसमें कोई डोमिनेंट प्लेयर आ गया, उसने कुछ टाइम तक रूल किया, फिर वो भी चली गई। अभी न्यू होप क्या दिखता है? टाटा का, क्योंकि टाटा के पास पैसे की कमी नहीं होती। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एटीएफ का। आपका एटीएफ कंट्रोल में नहीं होते, सीट खाली जाएगी तो क्या करने का। बट इसमें भी पॉजिटिव फैक्टर सबसे बड़ा एक ही है कि क्योंकि पूरा इंडस्ट्री खुल चुका है, पूरा पोस्ट कोविड सब कुछ खुल चुका है, तो आपको फ्लाइट में है ना जगह नहीं मिलती। पर उसके बाद भी कंपनियां कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग क्यों जाती है? क्योंकि वो डेप्ट बहुत ले लेती है। वो डेप्ट ले लेती है फ्लाइट खरीदने के लिए, कोई अपना एयरपोर्ट पे रिजर्वेशन कर, मतलब जो बोलते हैं ना लैंडिंग स्पेस या क्या बोलते हैं, मुझे टेक्निकल टर्म्स तो इतना नहीं वो पता। मैंने उसमें वही अमित एक पॉइंट बोला था ना, जितनी एक पर पैसेंजर पर सीटिंग पे कॉस्टिंग है उनकी, उससे कम में सेलिंग होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर एक बहुत टाइम में ऐसा होता है जब बिल्कुल जो उनका ऐसी सीट्स होती है जो सबसे लोअर लेवल पे बिकती है, तो वो लॉस मेकिंग में ही करते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। क्योंकि हिमांशु इज फ्रॉम ट्रैवल इंडस्ट्री आल्सो, ही इज इनटू टूरिज्म, ट्रैवलिंग, ही हैव गॉट हिज ओन होटल्स। तो पहले तो उसको मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि वो टिकट भी विकेट भी किसी एजेंट के थ्रू कराता था, तो उसको उससे ज्यादा नॉलेज होता है। क्योंकि उसको भी पता है कि भाई लोग 6 महीने पहले टिकट करा के बैठ जाएंगे। अगर आज मैं सिंपल एग्जांपल दूं, बॉम्बे जोधपुर का टिकट कोविड टाइम में 2500 रुपीज का था। वही टिकट आज मुझे अगर बॉम्बे से जोधपुर आना है 14,000 का गिरता है। तो जो 2500 में टिकट मिला उसका क्या, वो तो पूरा उसका लॉस में गया। ठीक है, आज क्योंकि पूरा मार्केट खुल चुका है वापस, तो पॉजिटिव फैक्टर ये कि हो सकता है 2-4-6 महीने, साल भर, 2 साल अच्छा कोई कंपनी परफॉर्म कर दे, बट उसमें भी आपको फिर स्टॉप लॉस ढूंढना पड़ेगा कि मुझे एग्जिट कहाँ चाहिए। क्योंकि एंट्री तो मिल जाएगी, एंट्री लेने में क्या है, मुझे स्पाइसेस अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, पर वो स्टॉक फिर चलते नहीं। अभी जेट भी आ जाएगा, वापस कंपटीशन बढ़ जाएगा। अभी एयर इंडिया आ चुका है, एयर इंडिया ने बोला वो कौन सा उसका दूसरा जो कंपनी था सिंगापुर वाला, वो शायद जाके मर्ज कर देंगे। तो एयर इंडिया कैसा प्लेयर हो सकता है नया जब वो लिस्ट हो, क्योंकि टाटा भी कहीं ना कहीं लिस्टिंग ही करा के पैसा लेगा ना वापस पब्लिक से। तो अगर वो लिस्टिंग हो जाएगा तब हो सकता है इसका गेम ऑल टुगेदर चेंज हो जाए। देखिए सर, है ना, जितनी भी जो कंपनी सबसे ज्यादा बाहर गई है मार्केट से, वो एविएशन की बहुत ज्यादा गई है। तो एयर इंडिया का भी मर्जर हुआ, टेक ओवर हुआ, तो वो यही है सर। थोड़ा मतलब आप किसी और सेक्टर पे फोकस करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। नहीं थैंक्स। मेरा लास्ट सवाल है, मतलब इतनी नेगेटिव के बावजूद भी जैसे आकाशा एयर आ रहा है और उसमें कई बड़े इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है, तो मेरे का सवाल ये है कि वो लोग क्या देख रहे हैं? ये सब इंडस्ट्री का नॉर्म्स तो उन लोगों को भी मालूम है, फिर भी वो लोग क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं? बस मैं साइकोलॉजिकली या टेक्निकली थोड़ा समझना चाहता हूँ, तो अगर कुछ बात बोले तो अच्छा। साइकोलॉजिकली मैं एक डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ,
हमारे एक और डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर रवि ईरानी बोल सकते हैं। डॉक्टर आशुतोष को भी बोला था कि साइकोलॉजी क्या है उन इन्वेस्टर्स की, क्योंकि हम उतने बड़े नहीं है कि उनकी साइकोलॉजी समझेंगे वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। डॉक्टर साहब फर्स्ट यू एंड आशु, डॉक्टर आशु आई एम एडिंग यू ऑल्सो। नहीं सर, वो लेवल पे वो लोग क्या सोच के इन्वेस्ट करते हैं ये तो मेरी समझ के बाहर है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो व्हाट दे थिंक व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग इन सो कॉल्ड लॉस मेकिंग बिजनेसेस। ऑनेस्टली स्पीकिंग रवि भाई इसमें ऐसा है कि अपने को एयरलाइन चालू करने की मेंटलिटी पे वो नहीं रहना है। अपने को एज ए इन्वेस्टर उस मेंटलिटी पे रहना है। तो देखिए वहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वहाँ बहुत सारे कुछ बड़ी डील्स भी होती होगी या हाँ उनके लिए कुछ ये भी होता होगा। बट इफ यू आर सिंपली इन्वेस्टिंग इन मार्केट, सो देयर आर स्पेसिफिक सेक्टर्स। वो थोड़ा सा उनका वो टोन है सर के ये सेक्टर एक्चुअली लॉस मेकिंग बेसिक उसका जो नेचर है वो यही है, क्योंकि वो नुकसान से ही चालू होता है। ऐसे बहुत कम सेक्टर्स होते हैं मार्केट में जो करता है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। आप देखिए एक्सेप्शंस तो हर जगह होते ही हैं। but they are trading bets, they are not investment bets from my perspective. You can't invest for longer term in aeronautics, okay, because it all depends on many things, okay. बहुत एक तो सबसे बड़ा इशू है वहाँ पे स्किल वर्कर्स का, बिकॉज आप में जैसे कुछ कोई भी एयरलाइन नहीं चला सकते। दे आर स्पेसिफिक वेरी स्किल्ड पीपल, वन। Second, they are basically dependent on the crude altogether, which is again an international market. तो वो भी अपने हाथ में नहीं है। Second, थर्ड, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतना ह्यूज है ना, बिकॉज आपको एक बोइंग लेना है तो 2-4 हजार करोड़ रुपए लग जाते हैं। ओके, सो दैट इन्वेस्टमेंट इज वेरी ह्यूज बियॉन्ड आवर रीच और बियॉन्ड एनीवन्स रीच बेसिकली। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट अंडरस्टैंड। भले अमित सर ने कहा मुझे, बट डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर सर। साहब वो जितने लेते हैं ना सब लीज पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर एक फ्लाइट खरीदना है ना तो मैं बोइंग से जाके लीज पे लूंगा। मतलब वो उसमें एक कॉन्सेप्ट चलता है, वो बाय करेंगे और बाय को वापस लीज कर देंगे। ये अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है उस बिजनेस में। और वो मुझे भी आज तक नहीं समझ में आया कि भैया एविएशन करते क्यों। अगर राकेश झुंझुनवाला साहब भी घुसे हैं, वो इतने एविड इन्वेस्टर्स है, ये अपने से मतलब बहुत, अपने को तो उनका चवन्नी तो बहुत दूर की चीज है, चवन्नी का भी चवन्नी नहीं आता होगा। मतलब वो अगर उनको 100 का नॉलेज है तो अपने पास 0.0001% का भी 0.1% भी नॉलेज नहीं है। और वो भी डालते हैं तो वो क्यों डालते हैं, ये हमारी सोच के ऊपर की चीज है। ये हमें नहीं सोचना है, हमें देखना है भाई उस सेक्टर ने ओवरऑल आज तक जिंदगी में क्या परफॉर्म किया वर्ल्ड ओवर। जब मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड ओवर 20 कंपनीज इंसॉल्वेंट हो जाती, बैंकरप्ट हो जाती इस सेक्टर में। इस सेक्टर का रिकॉर्ड है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। आप थोड़ा सा जाके हिस्ट्री करोगे। सबसे ज्यादा इसी सेक्टर में है। आशुतोष, डॉक्टर साहब, दूसरे डॉक्टर साहब, आप नहीं दूसरे डॉक्टर साहब। सर इसमें साइकोलॉजी क्या रहती है इन्वेस्टर की कि मैं लॉस मेकिंग बिजनेस है, उसको पता है कि भाई 20 कंपनियां उठ जाती है, फिर वो क्यों पैसा डालते हैं? क्या साइकोलॉजी रहती है? कुछ तो रहती होगी। वो मूर्ख तो नहीं है सर इतना बड़ा पैसा डाल रहे तो। नहीं, बड़े इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी तो मतलब जैसे अभी आकाशा आ रही है तो वो तो एक अलग ही लेवल है। मतलब वो क्या सोच के आ रहे हैं, वो उनका अपना एक वो होगा रिसर्च। और जैसे लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं नॉर्मली, जैसे स्पाइस जेट नीचे गया या बहुत सारे पास्ट में गए, तो उनको एक जो फीलिंग होती है ना कि सडन गेन, लोगों को ना ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि हम चीपर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें और सडनली वो बहुत बड़े हो जाएं। मतलब पेशेंस नहीं आता है कि जैसे अच्छे पीयर्स भी हैं वहां पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये सबको पता है कि इस इंडस्ट्री में सब लोग डूबते ही हैं, बट उनको उम्मीद रहती है कि कहीं से भी। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, हमारे एक कलीग थे, उन्होंने मतलब ये किंगफिशर के वो रखे हुए थे शेयर्स, जबकि वो खत्म हो गया था पूरा। फिर भी उनके अंदर ये होप थी कि नहीं नहीं, और बहुत सारे शेयर्स थे, मतलब इन लैक्स थे, मतलब अमाउंट वाइज। तो मैंने उनको बोला कि हटा दो अब, तो बोले नहीं नहीं कुछ तो होगा। तो जो होप रहती है ना, होप में लोग रखे रहते हैं। मतलब जब पता है कि इसमें कुछ नहीं है तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। और ये कोई रूल नहीं है कि अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी इंडस्ट्री में जा रहा है तो वो सक्सेसफुल ही होगा। ये तो टाइम बताएगा आगे जाके कि कितना सक्सेस मिलती है उनको।
बट हम सब जानते हैं कि बहुत स्ट्रगलिंग इंडस्ट्री है ये, बेटर है कि अवॉइड किया जाए उसको, और जो जो जनरल अच्छे पीयर्स हैं वहाँ पे इन्वेस्ट रहें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। I don't know how Psychology, many of you know. I don't know how many of you know. Even Donald Trump had a airline company, American Airlines करके कुछ ऐसा था. उसने भी वो बिजनेस 3-4-5 साल चलाया. उसका भी पैसा डूबा ना. उसने बोला सबसे घटिया इंडस्ट्री में है, मैं रियल एस्टेट में अच्छा था. वो भी छोड़ के चला गया. ये शायद कहीं इन्वेस्टर्स का ना ईगो होता है कि भैया मुझे मेरे नाम की एयरलाइन चाहिए थी. डॉक्टर साहब प्लीज गो. बेसिकली उसमें रीजन दूसरा है, दैट वो अभी यहाँ पे डिस्कस करना अच्छा रहेगा नहीं. एविएशन का थोड़ा सा इन्वेस्ट करने का रीजन दूसरा है कि पैसा किधर से किधर कुछ डाइवर्ट होना चाहिए ऐसा, बट इट इज आउट ऑफ आवर कोर्स और नो, इट इज नॉट वर्थ डिस्कसिंग. सो वी विल गो टू ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. यस, पुलकित बी पांड्या जी, बताइए सर. Hi, good evening. My question is on metal. Like we have seen a huge, decline in metal, and now from last 4-5 days we are seeing some bounce back. So, is it a right time to go short on metal? सर आपने सवाल में जवाब में सवाल देते पहले इतने टाइम से मेटल डाउन रह रहा था, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट मेटल स्टॉक्स राइट? Metal stocks, metal stocks. W or Tata Steel. हाँ, तो एक्चुअली मेटल आपको पता है कि अगर कोई भी स्टॉक में कमोडिटी इन्वॉल्व है तो वो बेसिकली डिपेंड करता है जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है, जो उस मेटल के उस मेटल के जो प्राइजेस ग्लोबली चल रहे हैं उससे स्टॉक इफेक्टेड रहता है. ठीक है, वही चीज है. अब उसमें अभी मेटल्स जो भी इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे थे उसमें मेटल थोड़ा सा तेज था, और अब जब वो काम होने लग गया तो मेटल थोड़ा सा स्पाइक हो जाए. और जो चाइना का इशू आ गया था कोरोना वाला, तो वहां से डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हो गया था. तो जो बेसिकली अभी जो आप फॉल बोल रहे हैं जो पीछे आया था मेटल्स में, वो चाइना कोविड की वजह से था. अगर वहां से डिमांड आने लग जाएगी तो वापस मेटल में पुल बैक होने लग जाएगा. एक बेसिक रीजन ये है. बाकी अगर रवि भाई अगर आप मेटल्स अच्छे से ट्रैक करते हैं तो इसमें आप ऐड करना चाहे तो. ओके, तो आपका कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में क्वेश्चन है या इन जनरल में? JSW Steel या Tata Steel, उसमें कुछ मतलब any signs on technical, and it's not all about China. Actually जो ड्यूटी इंक्रीज हुआ उसके कारण फॉल आया था ना, उसका आई एम रेफरिंग टू. नहीं सर, मतलब आप 1-2 दिन की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको रॉन्गली लिया. पूरा वीक इफ एनी ट्रेड भी होते तो कोई चार्ट ऐसा कुछ है क्या? Okay, Pulkit. So I'm not a technical this thing. So Ravi bhai, Amit or Dr. Ashu, if you can reply to the gentleman. Tisco above 1100 will be very good. If Tisco crosses, Tata Steel crosses 1100, it will be very good again. मतलब वापस वो थोड़ा सा शायद बुलिश स्ट्रक्चर बना देगा. JSW I personally don't track. आज मैंने उसका गलती से वही वाला देखा नहीं क्योंकि मुझे कहीं वही बिल्टअप दिख नहीं रहा आज के दिन में. वही 8% है JSW में आज. 1-1.5% कुछ फायदा नहीं रखता. एटलीस्ट सब्सटेंशियल हो के 7 to 10% कुछ होगा ना तो कुछ होता है. 1-1.5% क्या है यार? 1-1.5% में कोई आया, कोई चला गया, किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ, तो 1-1.5% कभी मत देखो यार. एटलीस्ट अगर आप जब वही ट्रैक कर रहे हो ना तो एटलीस्ट 7 to 10% का रेंज पकड़ के चलो. एनीथिंग अबाउट 10% इज वेरी गुड. तो फिर नेक्स्ट डे उस पर ध्यान दो, क्योंकि आज मैं देख रहा था बैंकिंग सेक्टर, सॉफ्टवेयर और अपना मतलब IT हो गया, फाइनेंसर हो गया, क्योंकि मुझे मैं 5-6 सेक्टर ट्रैक करता हूँ. ऑटो हो गया. ऑटो में आज सिर्फ एक ही जगह शॉर्ट टर्म दिख रहा था बजाज ऑटो. ठीक है, उसके अलावा मुझे कहीं कुछ दिखा ही नहीं. मैं मतलब स्कैन करना बंद कर दिया. मैं अब स्कैन करके क्या करूँ? मेरा 5 सेक्टर में मुझे कुछ नहीं दिखा तो स्कैन करके कोई फायदा नहीं. मैंने स्कैनर बंद कर दिया हुआ, क्योंकि मैं सेक्टर वाइज भी स्कैन करता रहता हूँ कि सेक्टर में कुछ दिखेगा ना तो हाँ मुझे भी पता भाई ये सेक्टर चल सकता है. जैसे 4 दिन पहले जब मैं JSW 4 या 5 दिन पहले बोला था, उसके बाद JSW चला भी था अच्छा खासा ऊपर. बट आई डोंट ट्रैक JSW, मतलब आई डोंट ट्रेड JSW पर्सनली. मैं टाटा स्टील ट्रेड करता हूँ मैक्सिमम
मैं इंडेल को कुछ ट्रेड नहीं करता। ओके, थैंक यू। हाँ, So Pulkit, if your question is done, I am removing you as a speaker. कुछ और रहेगा तो आ जाना। So नीलेश भाई बैंक के बारे में 1520 से लेकर के बैठा हूँ सर। अभी पूरा लो देखा है। एक काम करो और वेट करना चाहिए या फिर कुछ एसएल लगाना चाहिए? फ्यूचर में लिया कैश में लिया? फ्यूचर में लिया कैश में लिया? विजय फ्यूचर में लिया कैश में लिया? क्वेश्चन वापस जो आपको बोल रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। वो है ही नहीं हिमांशु। चलो या नीलेश गो अहेड विद योर क्वेश्चन प्लीज। Yes, sir. Hi, everyone. Hi, Amit, sir. Sir, before that, my 2 cents on this airline thing which you were discussing. I mean, it was a good discussion. So, sir, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि कोई भी बिजनेस में एक चीज होता, मतलब कोई भी बिजनेस के लिए आपका मेन इंग्रेडिएंट जो होता है, जैसे अभी एयरलाइंस में क्रूड ऑयल है, तो अगर उसी पे मेरा कंट्रोल नहीं है, उसी का प्राइस मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी इंटरनेशनल प्राइसेस पे है, तो इसीलिए मे बी एयरलाइंस इंडस्ट्री आज तक सफर करते आए कि उनका मेन प्रोडक्ट ही अगर उनके कंट्रोल में ना हो के बाहर के कंट्रोल में है, तो वो इसलिए शायद वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही। सर अमित सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब अभी जैसे हम लोग 2 हफ्ते से डिस्कशन कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश टोन है, लेकिन ना वो ब्रेकआउट कर रहा है ना वो ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ये कंसोलिडेशन जो है ये मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये कंटिन्यू होगा या ये किसी दिन इस वीक में शायद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है? नीलेश, तूने बात है ना 1 करोड़ रुपए की पूछी, जिसका मेरे पास है ना 1 पैसे का जवाब नहीं। पर सर वो अंडरटोन बुलिश है अभी, क्योंकि मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब 1000 पॉइंट के मूव के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है ना, अच्छी चीज है ना। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो ठीक है, ब्रेकआउट देगा तो समझ लेंगे ये अपना कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मोड था, क्योंकि इसको पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यार। कोई बोल देगा ना मुझे पता था ये डिस्ट्रीब्यूशन मोड था, कोई बोल देगा कि ये एक्यूमुलेशन मोड था, ये सारी बेकार की बातें सब लास्ट में ही समझ में आती है। करेक्ट सर, करेक्ट। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। यस, संजीव बत्रा जी बताइए सर। संजीव जी आपका माइक ऑन है, आपका क्वेश्चन बताइए। ओके, संकेत, यस गो अहेड विद योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। सर मेरा अमित सर से क्वेश्चन है। अभी जो ओआई की डिस्कशन चल रही थी, तो नॉर्मली जो भी वेबसाइट्स वगैरह में जो ओआई का गेनर्स लूजर्स वो जो स्कैन्स आते हैं, बट आप लोग जो ओआई पकड़ते हैं वो कौन सा, मतलब करंट फ्यूचर्स एक्सपायरी का होता है या कंबाइंड फ्यूचर्स का रहता है या फ्यूचर्स प्लस ऑप्शन सारी की सारी एक्सपायरीज का ऑल टुगेदर फिगर्स होता है? नहीं, फ्यूचर का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है। फ्यूचर का हमेशा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, वो ज्यादा व्यू देगा कंपेयर टू सिंगल स्टॉक, मतलब कंपेयर टू सिंगल मंथली फ्यूचर डेटा। तो आपको जो डेटा देखना है वो पूरा क्यूमुलेटिव देखना है। क्यों? तो क्यूमुलेटिव में जैसे मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मुझे आज निफ्टी में दिखा भाई, बाकी जो मैं सेक्टर ट्रैक करता हूँ ना, वो कोई सेक्टर में मुझे कुछ ना दिखा, तो मैंने स्कैनर बंद कर दिया। काय को चलाने का, अगर किसी में कुछ भी नहीं आ रहा है तो नेसेसरी टाइम वेस्ट करूंगा। तो आज मुझे कुछ भी नहीं दिखा, फ्रैंकली मुझे उसमें कुछ भी नहीं दिखा आज, तो मेरे पास उसके लिए कोई जवाब भी नहीं है आज के मैं क्या जवाब दूं। सिर्फ निफ्टी में दिखा और कहीं मुझे कुछ ना दिखा। अब निफ्टी क्या करेगा, जैसे वो नीलेश करोड़ रुपए का क्वेश्चन पूछेगा जिसके पास मेरे 1 पैसे का जवाब नहीं था, तो आई डोंट हैव आंसर्स फॉर दैट।
Got it, sir. You can remove me now as speaker. हिमांशु भाई, वो आईटी स्टॉक्स की हमने बात की थी कि हम लोग थोड़े बुलिश हैं, तो लोगों के डायरेक्ट मैसेज आए हुए हैं कि ऑप्शन सेल कर सकते हैं क्या आईटी में? बताइए सर, जवाब दो ना, आप जवाब दीजिए। यार हम लोग तो नेकेड ऑप्शन तो आज तक कैरी नहीं किया है और ना ही करते। अमित सर ने तो मेरे को सिखाया नहीं। मैं फिर अमित सर को बोलूंगा मेरे को सिखाओ पहले ऑप्शन सेलिंग। क्या 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 बोला लोग क्या बोले? मेरे को डायरेक्ट मैसेज आया कि क्या टीसीएस का ऑप्शन सेल कर सकते हैं क्या? पैसा आपका मर्जी, आपकी जो मर्जी करो, हम कौन है? भाई नेकेड कुछ भी सेल मत करो यार। कल को 10% लोअर लग गया या 10% अपर लग गया, तब क्या कर लोगे? मुझे उसका आंसर दे देना। अगर उसका आंसर आपके पास है तो जो मर्जी करो। आपके पास जो भी क्वेश्चन हो ना, खुद के पास भी आंसर होना चाहिए। नहीं, मेरे को तो आपने सिखाया नहीं, मेरे को आपने स्प्रेड सिखाया। मैं स्प्रेड कैरी करूंगा अगर मेरा बुलिश व्यू है, और बेरिश भी है तो भी स्प्रेड ही कैरी करूंगा मैं, अगर मेरे को नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है तो मेरा ये है ना, खुद की पोजीशन को है ना सेव करके रखो, एक स्टॉप लॉस डिसाइड करके रखो। ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट ऑफ द सीरीज चल रहे हैं, या चलो एक बार नेकेड भी कैरी कर लिया, बट उसको भी पकड़ के चलो कि अगर ये कल को उल्टा हो गया तो मुझे क्या करना है। इसके लिए हम स्प्रेड बनाते हैं। भले ही हमें कम पैसा मिलेगा वो मंजूर है मुझे, बट आई एम हैप्पी विद दैट मनी। एक है ना, जिंदगी में संतुष्टि लाना शुरू करो। ये मत सोचो कि 50 पॉइंट का हुआ है, 50 के 50 में अकेला खा लूंगा। अरे उसमें से 25 भी कमा लिए, 30 भी कमा लिया ना, तो इट इज मोर देन इनफ। मतलब 100 point move, if you are able to 100% move, if you are even able to capture 60% of the move, you have made your money. You don't need to capture 100% of the move. किस्मत रहेगी तो 100 नहीं, 110% भी कैप्चर हो जाएगा। मतलब ऊपर शॉर्ट भी कर देंगे, वापस 10% नीचे भी कमा लेंगे, तो रोज पॉसिबल नहीं है यार। परफेक्ट है। यस, सीए वरुण गुप्ता जी, जयपुर वाले, बताइए सर क्वेश्चन। हाँ नमस्ते सर। हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बताइए सर, क्वेश्चन पूछिए वरुण। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है जस्ट डायल पे सर, क्या मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ क्या आज के प्राइस पे जस्ट डायल में? मत करो मेरे हिसाब से। अच्छा सर, वो आंसर इनफ था जो रवि भाई ने दिख दिया ना, बस। ठीक है सर। एक केपीआईटी में कर सकते हैं। ठीक सर, ठीक, यही क्वेश्चन था। थैंक यू। ओके। जेडी में सिर्फ एक ही चीज पॉजिटिव है, कि वो स्टेक है ना मुकेश भाई ने, उनको डेटाबेस चाहिए होता है, उनको डेटाबेस मिल गया रहेगा 3000 करोड़ रुपए में, तो उनको डेटाबेस का काम हो गया। तो ओवरऑल क्या होगा मुझे नहीं पता, कि मैं जेडी ट्रैक भी नहीं करता, एफएनओ का नहीं है, बट शायद आज वो नया 52 वीक लो मारा। एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, जो स्टॉक नया 52 लो मारता है ना, उसमें उनको भी जाके इन्वेस्ट नहीं करते। करेक्ट। एक चीज समझो, केपीआईटी जो है ना, केपीआईटी बेसिकली, इफ पीपल डोंट नो, केपीआईटी पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है ना, वो अकेला बंदा है। सो एक हिसाब से वो मोनोपोली बिजनेस आप उसको बोल सकते हैं। मेजर उसके जो क्लाइंट हैं, बेंज है, ऑडी है, अभी टाटा है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो सॉफ्टवेयर का जो बैकएंड का जो सपोर्ट है ना, वो पूरा केपीआईटी देखता है। दुनिया में काफी कम कंपनी में से एक है, तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि केपीआईटी में यू कैन ऐड। सेकंड, जेडी का जो मॉडल है ना, जेडी का मॉडल 10 साल पहले जो बिजनेस मॉडल था ना, कि वो दैट वाज अ यूनिक। बस अभी क्या हो गया है ना, कि वो मॉडल डिस्ट्रप्शन हो गया है और उसको रिलायंस ने टेक ओवर किया है। तो वहां पे मैनेजमेंट चेंज होगा नहीं होगा, कौन से वर्टिकल्स ऊपर आएंगे, कौन से वर्टिकल्स नीचे जाएंगे, वी डोंट नो। और सेकेंडली, आप ये सबको भी नहीं जानेंगे ना, तो जैसे अमित सर ने बोला ना, आप प्राइस को देखो, प्राइस विल सजेस्ट यू कि व्हाट इज हैपनिंग। अभी जेडी अगर 52 हफ्ते के लो पे है, तो क्यों खरीदना है 52 हफ्ते के लो पे? मेरे को कंपनी से प्यार नहीं करना है बॉस, मेरे को नाम अच्छा है इसके लिए काम नहीं करना है। एक चीज समझ लो, ओके? तो ये एकदम क्लियर फंडा रखो आप। ओके, बिल्कुल सर, ठीक सर, ओके, थैंक यू। शांतनु, बताइए शांतनु। जय हिंद सर। मेरा एक सवाल था कि अगर मेरा होराइजन 3 to 5 इयर्स का है, तो ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड में कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा? ईटीएफ खर्चा कम लगेगा। ओके, थैंक यू।
थैंक यू शांतनु। यस, हिमांशु ग्रोवर, बताइए भाई साहब। हिमांशु, इफ यू आर देयर। चलिए, मंगेश जी, आपको आवाज आ रही है? यस। बताइए सर, क्वेश्चन बताइए। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक था, तो व्यू जानना था फॉर पिरामल पीएल जो स्टॉक है और इंटेल नेट और जो आईटी का स्टॉक है, दोनों पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। इंटेलेक्ट या इंटेलेक्ट एंड पीएल। इंटेलेक्ट को मैं ट्रैक करता हूँ, अच्छा है। पीएल को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। पीएल अमित सर या हिमांशु भाई बोलेंगे। अमित कैन आंसर दिस, आई डू आल्सो। डॉक्टर साहब, आपको पता है मैं 15 स्टॉक से ज्यादा देखता भी नहीं है, तो मुझे तो पीएल का भाव क्या वो भी नहीं पता रहेगा। मुकेश भाई के तो ज्यादा ऐसा मत बोलो। अरे हाँ, पता है दामाद जी है, पर दामाद जी हो गए तो मतलब थोड़ी है कि मैं मेरा जो इतने साल से करता है वो चेंज कर दूंगा। ओके, और एक बैंकिंग में था क्वेश्चन कि बैंक लेट्स से ये पॉलिसी मीट के बाद देयर कुड बी लाइक 2 मूव्स, इधर इट कैन गो अप और डाउन। तो अगर स्ट्रांग होता है तो स्ट्रांग में बैंकिंग में कौन से स्ट्रांग स्टॉक्स हो गए, और अगर डाउन होता है तो बैंकिंग में कौन से वीक स्टॉक्स है? स्ट्रांग में नहीं, उसमें अभी जैसे मैं सिंपल बोल देता। अमित सर आप बोलिए। भाई स्ट्रांग में मुझे कोटक सबसे स्ट्रांग दिखता है आज के टाइम में। इसके बाद सेकंड जो आता है एचडीएफसी बैंक आता है, और आईसीआईसी भी थोड़ा कहीं दिख रहा है। बाकी वीक हो जाता है तो आपके पास एसबीआई रहेगा और एक्सिस बैंक रहेगा। क्योंकि मैं 5 स्टॉक फॉलो करता हूँ। इंडसइंड 950 के ऊपर जाएगा तो इंडसइंड भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हिमांशु कैरी ऑन। नहीं, परफेक्ट सेम व्यू मेरा ही था। स्ट्रॉन्गेस्ट में तो एचडीएफसी बैंक है कोटक के, और वीकेस्ट में एक्सिस है। तो मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सर, संजीव जी, योर वॉइस इज क्रैकिंग, इट इज नॉट कमिंग अप। हाँ, हिमांशु जी बताइए, क्वेश्चन बताइए सर। बोलिए हिमांशु। सर मुझे गैब्रियल जो शेयर है उसके बारे में पता करना था, आपका व्यू। संजीव जी, आप ऑडिबल नहीं है सर, अपना माइक ऑफ कर दीजिए। कौन सा स्टॉक बोला सर? सर गैब्रियल। 1 मिनट, आप स्पेलिंग बोलेंगे? हाँ सर, GABRIEL गैब्रियल। नहीं यार, वापस बोलिए स्पेलिंग प्लीज। सर गैब्रियल, G फॉर गुजरात, A फॉर अंडमान, B फॉर बड़ौदा, RIEL गैब्रियल। गैब्रियल इंडिया 120 रुपए का है। 168 का उसका लाइफ टाइम हाई है, 52 वीक हाई है। जी सर। स्ट्रक्चर तो ठीक है। हाँ, फंडामेंटली स्ट्रांग है सर स्टॉक, पर मेरे को टेक्निकल्स नहीं समझ में आ रहे सर। नहीं, अमित सर ने फंडामेंटल नहीं सिखाया। अमित सर को बोलो मेरे को सिखाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रक्चरली ठीक है। 100 रुपए का तो 1 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ आप खड़े रह सकते हैं। अमित सर, फंडामेंटल सिखाना पड़ेगा हमको अभी आपको। तो मैं ज्यादा पैसा लूंगा उसका। हाँ, बहुत कमाया मेरे पीछे। ना सिखाओ, फंडामेंटल सिखाओ। मैं सब कुछ सिखा दूंगा, पैसा ज्यादा लूंगा आपसे। जी, अगले कौन? हिमांशु, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, नो क्वेश्चंस, थैंक यू। Okay, so next we have Ravi Teja ji.
वो आप वो हीरो तो नहीं हो रवि तेजा वाले भैया? तेजा तेजा तो मैं हूँ, मार किधर है? थोड़ा देखो मजाक भी होना चाहिए। बोलिए तो बोलिए डोंट फील बैड। रवि भाई बोलिए, थोड़ा क्या हंसी मजाक भी चलना चाहिए ना साथ में, बताइए सर। जी रवि भाई आप हैं? बुरा मान गए शायद ये। हेलो बाबानी। हेलो हाँ रवि जी बोलिए बोलिए रवि भाई। sir, my question is on Manappuram, sir. It came to weekly support. Stay away, Manappuram, stay away. Okay. If you are talking Manappuram now, Manappuram का basic business क्या है? Manappuram का basic business पता है ना आपको? गोल्ड का प्राइस अगर गिर रहा है, गोल्ड का अगर प्राइस गिर रहा है, टॉक इन इंग्लिश नो, you'll understand. No, मुझे आता है, मुझे आता है सर, चलेगा ना, क्योंकि हम भी साउथ की मूवीज देख लेते हैं और हम तो साउथ की मूवीज को मतलब बॉलीवुड की मूवी हमारे लिए थर्ड ग्रेड होती है। वो जब रवि तेजा खुद स्क्रीन पर रहता है ना, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ इट। केजीएफ में कितनी बार देख ली मुझे नहीं पता, ठीक है। सो क्योंकि हम कुछ नहीं चलेगा ना मार्केट में, तो साउथ इंडियन मूवी लगाने की मस्त एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट, क्योंकि मन्नापुरम जो कर रहा है लोन फाइनेंस का, गोल्ड फाइनेंस कर रहा है, सॉरी, तो गोल्ड का कैसा हो गया कि दैट वुड बी रिलेटेड टू, दैट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू गोल्ड प्राइसेस। और गोल्ड प्राइस गिरेगा तो गिरेगा। अभी गोल्ड प्राइस हो गया ऑलमोस्ट साइडवेज, तो गोल्ड प्राइस को ट्रैक करो। अगर आप इसको ट्रैक कर रहे हो तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ चुका है, चार्ट का थोड़ा स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है, ठीक है। दैट इज व्हाट आई कैन से, बिकॉज़ आई एम नॉट ट्रैकिंग दैट स्टॉक एज सच, बट इट इज नॉट अ गुड टाइम टू बी इन दैट स्टॉक। Actually, promoter is buying. No, another thing I want to add in this. See, when these companies started, the gold loan thing was a very new at that time. So they have the monopoly in the market. Now every other bank has started giving gold loans, and some big players like HDFC or SBI and all. And I was just watching some TV ads a few days ago. So they were claiming you will get a gold loan in 30 minutes. You come to our branch with your gold, have a cup of tea, and you will get the loan. So the time which these companies have seen is far behind. So it is advisable to be cautious, and if you are invested, have your stop loss and this thing. No, sir, I want to invest, sir. Actually, because the promoter is buying, that is right. See, Ravi, I want to add, I'm absolutely agree with you that when that business model was starting, it was unique part. Gold loan is something new concept also, and that time they were flourished like anything. Now, over a period of time, what has happened? Yes, these financial companies like banking, they don't have to invest something extra for this kind of loan. Okay. At the same time, Manappuram has to open a branch, has to deploy the employees. Okay? There are lots of things which are involved. At the same time, banks don't have to do these many things. They already have a branch. Okay. So they have to employ just another employee, and who can look after these operations. Okay. So without adding much cost, the bank has started lending loans on the basis of against the gold. Okay. So that's why the price of these business, I agree with you that these promoters are very good and all those things, but you know the price is suggesting you ki what's happening with the model of the business. Okay. If you want to invest in such companies for a longer period of time, I would advise to stick with the banks rather than with any gold finance companies. If you can see मन्नापुरम के साथ उसका जो एक अनदर गोल्ड लोन कंपनी कौन सी है सर? मुथूट का भी सेम हॉल है, उसका आप स्ट्रक्चर उठा के देख लो, इट इज वेरी वीक। हम लोग हर उछाल पे उसको बेचते हैं, विशाल भाई का फेवरेट काउंटर है, थोड़ा ऊपर आया कि बेचो। ओके, सो
Okay, thanks. Okay, Ravi bhai, thanks a lot. Yes, Babani ji. भवानी नाम है, भवानी गलत आ रहा है, भवानी नाम है, परसों भी बात किया था इनसे. या गो अहेड प्लीज. I'm inviting Neeta. Neeta is into software only. She knows IT much well than us fundamentally. So Neeta, if you can join in, please. जैन सर. जैन सर बताइए. Sir, Jain to Amit sir and dear team, and my question is about pharma and hospital sector. Pharma and hospital sector, though they bounced back a little bit today morning, and what I could make out from chart in especially from pharma sector that मंथली पे इट इज जस्ट बाउंसिंग, मंथली सपोर्ट पे बाउंस कर रहा है. सो आई थिंक कि आज मैक्सिमम थोड़े बहुत ब्रेकआउट दिए हैं, बट सिप्ला ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाया है. सो कीपिंग इन व्यू दैट कि सिप्ला चलेगा करके आई बॉट सिप्ला का मैंने एक सी लिया है, दैट इज मैंने लिया है, यस, सी 1000 लिया है मैंने. So am I right? Is my interpretation right, sir? That's what my question is. Anyone who is tracking Cipla? मैं सिप्ला ना देखता यार, मैं तो फार्मा भी नहीं देखता. मुझे सिर्फ सर्वर हमारा समझ में आता है, बाकी समझ में भी नहीं आता. सर डॉक्टर साहब, यू आर टॉकिंग सिप्ला. मुझसे पूछ रहे हैं आप क्या करते हो सिप्ला? हाँ, सिप्ला है मेरे पास. तो क्या व्यू है आपका? एक्चुअली इनहेलेशन का जो पूरा सेगमेंट है ना, उसमें ये लीडर हैं, उसमें कोई टक्कर ही नहीं है इनकी. और जितने भी इनहेलेशन प्रोडक्ट आते हैं मतलब मेडिसिन में, उसमें सिप्ला इज नंबर 1. तो उसके हिसाब से मैं रखता हूँ इसको लॉन्ग टर्म के लिए. ट्रेडिंग फिर एक अलग चीज हो जाती है. एफएनओ में ऑप्शन चलेगा नहीं चलेगा, दैट इज रियली वेरी टफ. रोज बदलता है मार्केट. बट फॉर लॉन्ग टर्म के लिए सिप्ला बिल्कुल ले सकते हैं, मतलब इन कैश आई विल रेकमेंड. Correct, sir, correct. But any short-term view in 2 to 3 days, probably 4 days perspective, because I found that before closing market, or before 15 minutes prior, the market was closing. I found that it is making good structure and making a good base. That I found. Technically it is positive. And आज जैसे ओवरऑल अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो फार्मा में स्ट्रेंथ थी और डायग्नोस्टिक्स में भी स्ट्रेंथ थी. एंड द रीजन इज कि कुछ केसेस फिर से राइज हो रहे हैं. तो ये स्पेकुलेटिव मूव चलते रहते हैं. जब भी कोरोना थोड़ा सा आने लगता है ना, तो डायग्नोस्टिक फिर से चलने लगता है और फार्मा में फिर से चलने लगती हैं चीजें. तो आज ओवरऑल सेक्टर में फार्मा में ही थोड़ी सी कंपेरेटिवली बेटर स्ट्रेंथ थी. और टेक्निकली यस इट इज पॉजिटिव एज ऑफ नाउ. Right. Thank you so much. Thank you, sir. Good evening to all. We have a Deepak. Yes, Deepak, please go ahead. Deepak Chaudhary. Hi, good evening, everyone. My question is basically on the banking and in particular about Bank of Baroda. Amit ji, I think you discussed this few days back about Bank of Baroda, and if you can tell me about it and what's the short-term view on Bank of Baroda. Amit sir, Bobby. Well, I think so. There must be some issue, technical issue. So let me check Bank of Baroda. Okay. So
So basically, Bank of Baroda today has given a rebound from the middle Bollinger Band, and from the lower level, it has shown some strength. So I would be having a positive view with Bank of Baroda. Okay. क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस उसका मिडल बॉलिंजर बैंड जो या आज के लो के नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप खरीदारी की सलाह रख सकते हैं. Thank you so much. Yes, Himanshu Grover. हिमांशु भाई, हाँ बोलिए. सर ये स्टॉक के बारे में पता करना था, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरिन. बालकृष्ण वो बल्लू बलराम. एक मिनट let me check. ओके 2268. या स्ट्रक्चर तो ठीक है बालकृष्ण का. 2400 की कॉल सेल कर सकता हूँ जी. 2400 की कॉल सेलिंग ठीक रहेगी भैया. एक चीज डॉक्टर साहब, एक सेकंड रुको. हाँ. आपको पता है वो स्टॉक लिक्विड है कि नहीं है? लिक्विडिटी भी कुछ होती है ऑप्शन से. ऐसे स्टॉक में अगर कुछ बेच के आओगे ना, तो मुझसे मैं स्टैम्प पेपर पे आपको है ना आपका एड्रेस दे देना, मैं लिख के दे देता हूँ. आप शायद 10 में से 8 बार पैसा कमाओगे. जब 2 बार पैसा गवाओगे ना, इतना बड़ा गवाओगे ना, क्योंकि स्टॉक वो इलिक्विड है. उनके स्टॉक ऑप्शन काय को बेचने के, कॉल और पुट. हमें यही प्रॉब्लम है ना. अगर आपको कॉल पुट बेचना ही है किसी का भी, निफ्टी बैंक निफ्टी इतने लिक्विड है, रिलायंस इतना लिक्विड है, हमें जाके बालकृष्ण जिसका ऑप्शन ट्रेड करने के लिए मैं 1000 बार सोचूंगा भी नहीं, मैं तो सोचूंगा भी नहीं. तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें ऐसे स्टॉक बेचने हैं जिनके कॉल पुट, अरे जिनमें कोई आता ही नहीं है ट्रेड करने के लिए. वो क्यों ट्रेड करना है अपने को? वो स्टॉक लिस्ट से ही निकाल दो. वो स्टॉक खरीदना है ना फॉर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए सोचो. बाकी उसका कॉल पुट ट्रेड करके है ना, मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि बाइंग आपके लेवल पे भी नहीं मिलेगा. अगर आपको उसको बेचना भी है ना, तो बायर के लेवल पे जाके बेचना पड़ेगा. गलती से आपके फेवर में चल गया तो आपको है ना, उस जो बायर जब खड़ा हो जाएगा कि भैया मुझे तो इसी लेवल पे बाय करना, मतलब जो सेलर आएगा नया, अगर आप फेवर में भी गया तो आप एग्जिट ना मिलेगा उसका, और गलती से वो इन द मनी हो गया, तब क्या करोगे? एक्सचेंज तो मार्जिन मांग लेगा. यार इतने सारे इंस्टेंसेस देख चुके हो, ट्विटर पे लोग इतना सारा लिखते हैं. इलिक्विड काउंटर में हम हमेशा बोलते हैं इलिक्विड काउंटर में काम ही मत करो, टॉप 50 स्टॉक्स में काम करो. आपको बालकृष्ण का कॉल खरीदना है, बालकृष्ण का कॉल बेचना है, भैया या तो ट्रेडिंग बंद कर दो. ट्रेडिंग बंद नहीं कर सकते तो ऐसे स्टॉक का कॉल पुट ट्रेड करना बंद कर दो. आपको कॉल पुट बेचना ही है ना किसी का, तो रिलायंस में जाके अपने लेवल्स निकाल के ट्रेड करो, HDFC बैंक के निकालो, टॉप 50 स्टॉक पकड़ लो. ये बालकृष्ण फालकृष्ण में या आप MRF का भी बेच दोगे ना, तो उसमें कोई, आप सिर्फ हो सकता है लास्ट में अकेले खड़े रहोगे. इफ आई कैन टेल यू द स्टोरी, 2007-8 का स्टोरी जो होता था ना, उस टाइम डिलीवरी नहीं होता था. तो हम तो 3:30 के बाद हमें आफ्टर 3:30 यूज्ड टू गेट अ विंडो 340 to 350. उसमें एक्सरसाइज कर देते थे ऑप्शन कि भैया अब तो ये मर गया. उसको बेचारे को पता भी नहीं, जिसने वो बेच के गया था वो कॉल या पुट, उसके अकाउंट में तो पैसा डेबिट हो गया. वो सुबह ब्रोकर को फोन करके गाली दे रहा होगा, हमें अपनी क्या, अपने तो पैसा बन गया ना. तो ऐसे इलिक्विड स्टॉक्स को है ना पक्का प्लीज ट्रेड करना बंद कर दो. और एक मेरे को एक स्टोरी बहुत अच्छे से याद है. मेरा एक फ्रेंड था, वो चोलामंडलम फाइनेंस था ना, चोला फाइनेंस का उसने ऑप्शन बेचा था सर कुछ 10 रुपए का. सर उसने वो स्क्वायर ऑफ किया था 120 रुपए में, क्योंकि उसको बीच में कोई था ही नहीं. तो ये इलिक्विड काउंटर जो अमित सर बोल रहे हैं ना, एब्सोल्युटली एग्री विथ इट कि यार एक है ना लिक्विडिटी जो है ना, पहले जो निफ्टी की 50 है ना, उसमें से भी 25 में ही लिक्विडिटी मिलेगी आपको. तो वो लिस्ट तैयार करो, और अगर आपको ऑप्शन बेचना है तो बिड और आस्क का देख लो. 5-10 पैसे का फर्क ज्यादा है, 2-3 रुपए का भी फर्क रहा ना, तो काम मत करो. क्योंकि उसमें अटके ना, जैसे अमित सर ने बोला है ना, तो वो आप 10 बार में से 8 बार तो पैसे बिल्कुल कमा लोगे, लेकिन 2 बार जो है ना वो 20 टाइम का पैसा ले लेगा आपसे.
तो बालकृष्ण को डॉक्टर दूर साहब, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं एसआरएफ बहुत ट्रेड करता हूँ, ठीक है। एसआरएफ के मैं कॉल भी खरीदता हूँ, पुट भी खरीदता हूँ, बट मुझे पता है कि मेरे हिसाब से ना मुझे प्राइस मिलेगा बेचने खरीदने का। फॉर एग्जांपल एसआरएफ ट्रेड कर रहा है 50 और 60 का बिड आस्क चल रहा है, मेरा व्यू चल रहा है, मैं पूरा 50 रुपए डुबो के जाने वाला हूँ। ये मैं सोच के चलता हूँ कि भाई ये जीरो ही होगा। गलती हो 250 और 270 का बिड आस्क बिक रहा है, मैं 250 में उसको बेच के आ जाऊंगा। तो मुझे वहां ये नहीं देखना कि भाई मुझे क्यों 270 नहीं मिल रहा है, मैं 20 रुपए क्यों। वहां पर आपको फिर लिक्विडिटी है ही नहीं, कभी हो सकता है 200 में मिलेगा। वहाँ कोई ऑप्शन प्राइसिंग का कोई मॉडल काम ना करता है, वहां अगले की मर्जी है उसको खरीदना है ना खरीदना है। या तो आपके पास उतना पूरा बैकिंग हो कि भैया मैं तो चलो इसकी डिलीवरी मार लूंगा, मेरा फंस भी गया तो, या मैं डिलीवरी दे दूंगा मेरा फंस भी गया तो इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस मतलब सिंगल स्टॉक ऑप्शन सबसे डेंजर होते हैं। उसमें इलिक्विड तो मतलब डेंजर का भी है ना। मतलब आप तो बोलते हैं ना वो, जैसे रॉकी केजीएफ की माइंड में पहली बार घुस गया था पूरा डेंजर लेके, आप वो कर रहे हो, आप रॉकी नहीं बन पाओगे। सिंपल बोलता हूँ, रॉकी नहीं बन पाओगे। मुश्किल से एक आध कोई रॉकी बन जाएगा, बाकी सब लोग रॉकी भाई नहीं बन के आ पाएंगे। तो ऐसा काम करना बंद कर दो भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी जो मर्जी करो, इलिक्विड स्टॉक में काम करना बंद कर दो। जाना फ्यूचर में है, फ्यूचर में बेटास देख लो। अरे वॉल्यूम ही नहीं होता, अपने को लगता है वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम वो फटाफट वो एचएफटी चल रहे, एल्गोस चल रहे, वो ट्रेड करके निकल गए। बाकी ओवरऑल जाके उनका ओपन इंटरेस्ट देखो। मैं तो कहीं का ओपन इंटरेस्ट देख के मुझे लगता है वो स्टॉक ऐड भी क्यों होते। मैंने एक ऑलमोस्ट 4 साल पहले एक वो लिखा भी था थ्रेड पूरा इसका कि भाई ये स्टॉक आते क्यों है एफएनओ में। वो कारण समझोगे ना आप, पहले वो कारण समझ के आओ कि भैया ये स्टॉक अगर एफएनओ में तो क्यों है। ग्रैनुल्स करके एक स्टॉक था 2017 में एफएनओ में हुआ करता था, प्राइस वाज 115 120, उसका एफएनओ से निकल गया, वापस स्टॉक ऐड होता है 300 पे जाके। क्यों? माल चिपकाना है, और इनमें और कोई ऑप्शन नहीं, इनमें और है ना कुछ भी नहीं होता है। आपको लगेगा फंडामेंटल ये है वो है, कुछ नहीं है। लास्ट में किसी को माल फेलना है अपना, उसको इजी वे दिखता है भाई एफएनओ में मैं पोजीशन खड़ा कर दूंगा, यहाँ खरीदा फ्यूचर शॉर्ट करके बैठ जाऊंगा, पब्लिक आएगी कॉल पुट खरीदती रहेगी, मुझे मेरा जो काम करना है मैं मेरा काम करके निकल जाऊंगा। तो जब तक आपको मार्केट की इन डेप्थ नॉलेज ही नहीं है, आप जाके ऐसे उल्टे सीधे स्टॉक कॉल पुट बेचोगे, भैया रेस्ट अश्योर्ड फ्रॉम माई साइड, प्रॉब्ली 10 में से अगर 8 बार पैसा भी बना ले, 2 बार इतना पैसा तोड़ के आओगे ना, तब मेरी बात क्या याद रखोगे कि हाँ वो एक था पागल जो बोलता था। क्योंकि हमने इतने सालों में इतना बाजार देख लिया ना कि अब हमें समझ में आ गया कि ये चीजें नहीं करनी है। हमें पहले एक चेकलिस्ट बनानी, क्या नहीं करना है। करने को तो सबको पता भाई, बटन दबाना है 1 सेकंड लगता है, बट बटन क्यों नहीं दबाना है पहले ये सोचना है। तो ये बालकृष्ण में हम फ्यूचर में ट्रेड ना लेवे। आपको अगर अच्छा लगता है कैश मार्केट में लेके बैठ जाओ, 100 शेयर 500 शेयर जो भी आपका कैपेसिटी है, उसके अगेंस्ट जाके कुछ सोचो कि मैं इसके अगेंस्ट क्या स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ। मैं इसके अगेंस्ट कॉल भेज दिया तो मैं फंस भी गया, मैं डिलीवरी पूरा देके आ जाऊंगा, जो भी उसका लॉट साइज चलता है। वो तो 90% स्टॉक के लॉट साइज भी नहीं पता होते, तो मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ। एनीवन एल्स प्लीज। आपको कई बार मेरी बात बुरी लगेगी, बट ये प्रैक्टिकल बात है जो मैं बोल रहा हूँ। जी अनुपम। हेलो, नमस्ते अमित सर, नमस्ते रवि सर। सर सीमेंट सेक्टर में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे एसीसी और ये जो दूसरा एक अंबुजा था। सीमेंट वीक है अभी, हाथ मत लगा। अच्छा। खरीदने के लिए तो हाथ मत लगाना, और शॉर्ट करने का लेवल नहीं है, तो थोड़ा सेटल हो जाने दो, थोड़ा सेटल हो जाने दो। खरीदने का लेवल नहीं है ये, क्योंकि गिरते को ना खरीदते, थोड़ा एक दिन 2-3-4 दिन बॉटम बन जाने दो, फिर सोचेंगे। मुझे क्योंकि मैं अल्ट्राटेक बहुत अच्छे से ट्रैक करता हूँ, तो अल्ट्राटेक में अगर मुझे कुछ दिखेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा ऑटोमेटिकली कि भैया अल्ट्राटेक मुझे अच्छा दिखने लग गया। ठीक है सर, सो डोंट वरी अबाउट दैट सर। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। सर मेरे पास में क्या सर 2 की होल्डिंग है, तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा था। एक बिरला कॉप मेरे पास में, एक अल्ट्राटेक ही है। मैं कैश में है ना? हाँ कैश में सर। तो भूल जाओ ना, अल्ट्राटेक कौन सी कंपनी पैसा खा के भाग जाएगी, बिरला साहब की कंपनी, क्यों टेंशन लेंगे। तो कैश को लॉन्ग टर्म पकड़ो, उसका लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत अच्छा है। अल्ट्राटेक का लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत अच्छा है, बहुत सालों बाद कोई बिरला की कंपनी पैसा दे रही है, वरना बिरला साहब है ना कभी किसी को पैसा नहीं देते, ये मार्केट का उसूल है। उन्होंने इतने साल बाद हिंडाल्को में लोगों को पैसा कमा के दिया, वरना हिंडाल्को ने कभी किसी को पैसा नहीं कमा के दिया। आप कभी प्रमोटर का भी हिस्ट्री चेक करो कि भैया ओवरऑल इन्वेस्टर पैसा बनाता है कि नहीं बनाता है। तो देखो पैसा कौन बना के देता है? प्रमोटर। टाटा सबको पैसा बना के देता है, मुकेश भाई खुद बनाएंगे तो सबके लिए बनाएंगे, क्योंकि धीरू भाई थे तो धीरू भाई ने एक ही कॉन्सेप्ट लाया था मार्केट में,
भैया इक्विटी चलना चाहिए इंडिया में। इक्विटी चलेगा तो अपने को जितना पैसा रेज करना है हो जाएगा। 2020 लॉकडाउन में हम सब घर बैठे होते थे, मुकेश भाई क्या करते थे, हर वीकेंड जाते थे, आज से 1 बिलियन लेके आ गए, आज से 2 बिलियन लेके आ गए, अपना कंपनी का स्टेक ही तो बेचा ना उन्होंने। तो वो इंडियन कल्चर गिरने ना देंगे कि भैया हमें तो सबसे पैसा लेके ही आना है। तो जिस प्रमोटर के साथ हो, अच्छी कंपनी है, खड़े रहो, अच्छा रिटर्न देगी। खराब कंपनी रहेगी, वो कुछ रिटर्न नहीं देगी, जेब से पैसा लेके चली जाएगी। Dr. Saab, we have Neeta over here. Probably she could give a good view on IT sector as such. Neeta, your views on IT sector. मैं भी वही बोलना था कि we have Neeta ma'am with us. Neeta ma'am, go ahead please. Yeah. Thank you, Amit Bhai, and thank you, Ravi, Dr. Ravi, for allowing me this opportunity to speak. But I wouldn't have much to say. Only thing is that fundamentals के ऊपर अगर कुछ बोलना है तो I always have found कि IT has good fundamentals. In digital space, in जो भी new technology आ रही है, metaverse जो अभी काफी उसके ऊपर काफी orders आने हैं जो मुझे अभी दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स दे आर ऑलवेज कैश रिच, उनका डेट भी बहुत कम रहता है। तो फंडामेंटली मुझे कभी भी किसी भी आईटी कंपनी में ज्यादा प्रॉब्लम, जो टॉप नॉच आईटी कंपनीज हैं, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, इंक्लूडिंग एलटीआई ऑल्सो, माइंडट्री, जब भी अब जो मर्जर हो रहा है, एक ही प्रॉब्लम हमेशा है जो अभी रिसेंटली भी मुझे दिखी है, 6 महीने पहले भी मुझे दिखी थी, विच वॉज एट्रिशन, जो आई कैन एक्चुअली विटनेस इट हैपनिंग लाइव। सो बाकी तो मुझे कुछ इशू नहीं लग रहा है। इनफैक्ट if you allow me to ask a question, I have started delving a bit deeper into the technicals apart from the fundamentals, and going on the if I may ask a question on one of the stocks, is it okay? Yeah, sure. Okay, so I have a question on LTI because it had gone on to a low of 3,733 and then it became bullish from there onwards, and उसका एक रेजिस्टेंस था 4,400 का, और वो वहां पे गया और वहां पे सेलिंग प्रेशर आया और उसके बाद वो नीचे गिरना चालू हुआ। तो अब उसका कहाँ है डायरेक्शन, अगर आप थोड़ा कुछ उसके ऊपर लाइट थ्रो करेंगे तो। I don't track LTI. मैं सिर्फ 4 ही कंपनी फॉलो करता हूँ, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक कुछ हद तक, और कुछ हद तक रहा तो अपना टेकएम। इससे ज्यादा मेरा स्पेस ही नहीं होता उसमें, क्योंकि मैं टॉप कंपनीज फॉलो करता हूँ जिसका वेटेज निफ्टी में होता है, तो मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी को हूँ, तो मुझे इससे ज्यादा है ना स्टॉक्स पता भी नहीं होते। मैं सिर्फ वही देख लेता हूँ, वही में अच्छा कोफोर्ज में वही अच्छा बना था, if I'm mistaken, बट वो शायद शॉर्ट बिल्टअप की तरफ था। तो कोफोर्ज में कल देख लेना क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि ना मुझे उसका प्राइस पता है क्या है, ना चार्ट पता है क्या। क्योंकि मैं बहुत कम स्टॉक ट्रैक करता हूँ, जो मैं ये रिचुअल बना लिया खुद के लिए कि भैया मुझे इन्हीं स्टॉक्स में काम करना है, इन स्टॉक से ज्यादा मेरा यूनिवर्स ही नहीं बढ़ाना है। पेनी स्टॉक से रहेंगे ना, पेनी स्टॉक का मेरा यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट डोंट फील बैड, क्योंकि मैं ट्रैक ही नहीं करता। कोई मुझे पूछ लेगा ना कि ये XYZ स्टॉक क्या है, मैं तो पहले पूछता हूँ ये अभी भी लिस्टेड है, हमारे टाइम पे थी, आज भी लिस्टेड है। सो दैट वाज फ्रॉम अ फनी पार्ट, नथिंग बियॉन्ड दैट। बट if you track, and we have San and Soviet also over here, Neeta, I can check the chart and tell you personally. Okay, don't worry about it. मैं कल सुबह चार्ट चेक करके तुझे DM कर दूंगा, don't worry about it. Thank you so much. But Neeta, एक चीज बता, ओवरऑल आईटी में हो क्या रहा है, मतलब ये तो अपना एक ओवरऑल फंडामेंटल में क्या हो रहा है ऐसा कि वो स्टॉक इतना गिर रहे हैं। मे बी जस्ट क्या बोलते हैं ना कि ट्रेंड आ रहा है और दे आर जस्ट फॉलिंग, बट फंडामेंटली जैसे आप नेस्डैक इफेक्ट समथिंग लाइक दैट। या नैस्डैक इफेक्ट, बिकॉज प्रोबेबली एक एक्शन ये हो सकता है कि यूएस स्पेंडिंग हैज कम डाउन। तो क्या होता है ना कि जब आपका स्पेंडिंग कम नीचे आता है, ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर बुक इफेक्ट होता है। बट अभी तक हमारा अमेरिकाज या नॉर्डिक्स कहीं और रीजन से ज्यादा ऑर्डर बुक इफेक्ट हुआ नहीं है। ऑल प्रॉब्लम विच वी हैव विटनेस्ड इन द लास्ट 6 months इज बेसिकली योर एट्रिशन। अगेन आई एम फोकसिंग ऑन दैट बिकॉज देर इज अ गुड देर आर न्यू टेक्नोलॉजीज जो आते रहते हैं, जैसे अभी मेटावर्स है, या फिर डिजिटल आया था, या फिर चैटबॉट आता है। ये सारी न्यू टेक्नोलॉजीज का जो चर्न रेट रहता है ना, मतलब जो हम
जब तक हमारे पास कोई न्यू रिसोर्स आए जिसके पास ये जिसने खुद को अपडेट किया हुआ हो, या फिर हर एक के पास ऐसी वाली स्किल सेट होती नहीं है, और जिसके पास होती है वो इधर से उधर जंप करते रहते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। और अगर आपको वो न्यू टेक्नोलॉजी लानी है, जैसे मेटावर्स है, जब भी देखेंगे कि जुकरबर्ग हो गया या फिर वो लोग भी काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मस्क हो गया, दे आर कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। क्या होता है कि जब इंटरनेट आने वाला था, किसी को पता नहीं था कि इंटरनेट का इतना स्कोप होने वाला है। किसी किसी को पता होता है वो टाइम पे कि हाँ, आगे जाके इसका बहुत स्कोप होने वाला है। वैसे ही मेटावर्स करके एक है जहाँ पे आप क्रिप्टो भी कर सकते हो, जहाँ पे आपकी डिजिटल पेमेंट्स भी होंगी, जहाँ पे इतना यूजेज होगा नॉर्मल पब्लिक में, बट अभी वो कोई परसीव नहीं कर पाता है। और ये टेक्नोलॉजी को लाने के लिए ऑल्सो यू नीड वेरी स्किल्ड रिसोर्सेज एंड ऑर्डर बुक भी रहता है। मतलब यू विल गेट लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, यू विल हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स। अभी क्लाइंट अपनी ईआरपी तो बंद नहीं करने वाले। जैसे मुझे पता है कि मैं जब एक आईटी कंपनी में काम कर रही हूँ तो वहां पे ईआरपी का कितना स्कोप है, वेदर इट इज अ सैप ईआरपी और वेदर इट इज अ जेडी ईआरपी। हर एक को लगता है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग की अकाउंटिंग हो रही है तो आपको जेडी ईआरपी लगता है, आपकी फाइनेंस की अकाउंटिंग हो रही है तो आपको फ्लेक्स क्यूब लगता है, बैंकिंग की अकाउंटिंग हो रही है तो आपको फ्लेक्स क्यूब लगता है, आपको जेडी लगता है। अभी हर एक चीज क्लाउड पे जा रही है। आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आपके सर्वर्स हैं, वो सारे क्लाउड पे जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको हर एक सर्वर को आपको अपने बेस लोकेशन, मतलब वहां से उठा के ऑन प्रेम, उसको ऑन प्रेम बोलते हैं, ऑन प्रेमाइज से उठा के अगर आपको क्लाउड पे डालना है तो हर एक चीज, हर एक प्रोजेक्ट, हर एक क्लाइंट को करना है। तो आप सोचो ना, जब कोई न्यू आता है तो कितनी सारी प्रोजेक्ट लगती है। द ओनली प्रॉब्लम विच वी विटनेस इज द एट्रिशन प्रॉब्लम एंड द रिसोर्स प्रॉब्लम। अदरवाइज फंडामेंटली तो मुझे हर एक आईटी कंपनी का कुछ ना कुछ एक यही रहता है। जैसे अभी आपने केपीआईटी के बारे में बताया कि केपीआईटी एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जो सिर्फ कार्स को लगता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लगता है। वैसे ही हर एक की कोई ना कोई स्पेस रहती है एंड दिस इज द, आई थिंक दिस इज द फ्यूचर। मतलब इसका मुझे नहीं लगता है कि कभी कोई डिमांड कम होगा। ये कभी और हर टाइम ये अपडेट ही होता रहता है। मतलब आप बोलोगे कि ये आउटडेट हुआ, अगर ये आउटडेट हुआ तो 4 और चीजें नई आ जाती हैं और उसके लिए एक नई स्किल सेट होती है। तो ये तो चलता ही रहेगा और फंडामेंटली ये कैश रिच कंपनीज ही होती रहेंगी, क्योंकि ये तो कोई मैन्युफैक्चरिंग है नहीं जहाँ पे आपने प्लांट इक्विपमेंट लगा लिया। ये तो बंदे हैं जो हमने खुद को अपग्रेड कर दिया और हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी। दैट्स माय व्यू ऑन IT एक्चुअली। So I feel it's an evergreen sector, maybe because this Nasdaq is having issues and यहाँ पे yeah, that can be one of the reasons wherein some people might cut on the spend of IT. I hope I gave you some information on all this. I could be useful. So that's all from my part. Am I audible? Yeah, ma'am, you're audible. I think some issue is with Amit sir. Okay. Yes. You are audible. Yeah. So yeah, I gave my opinion. So I feel it's a good sector for future. Yeah. So we have a Sen Bhai. Sen Bhai, Kem show. Hi Ravi sir, I'm okay. मजा में। जी, कैसा आपका मार्केट आउटलुक क्या बोलता है, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं? Well, my market outlook is the same like last time I discussed. As long as Nifty is holding 16,400, I'm still bullish.